हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। हम लोग यूपी टेट का आज फर्स्ट पेपर जो कि 2021 में हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। प्राइमरी लेवल के लिए है। एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, इस पेपर को सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनकी क्लैरिटी, जो भी कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्या उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, जिन क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है बताएंगे। जो क्वेश्चन आपके नॉर्मली ऐसे हो सकते हैं उन्हें बिल्कुल बिना समय लिए हम लोग वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से यूपी टेट क्लासेस आगे भी आने वाली हैं। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आपने मन से क्लास देख ली। क्लास के साथ में आपको ऊपर यहाँ पे साइड में नाम भी लिखा दिख जाएगा कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ये जैसे हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है मेरे भाई। और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि हम माध्य, मध्यांक, बहुलक यानी माध्यिका और माध्य और बहुलक इनके बारे में ही पढ़ते हैं। सबको पता है, तीनों चीज़ों के बारे में पता है। पहले तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। पहले मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लिखा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे हुए आंकड़ों में दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो कौन से मापक प्रभावित होते हैं मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे तो आप बोलोगे भैया उसमें हमारा माध्य और बहुलक प्रभावित होता है। माध्य और बहुलक प्रभावित होता है। जल्दी से बोलो एक बार। सबको चीज़ें पता होनी चाहिए भैया। माध्य क्या होता है, मध्यांक क्या होता है, या इसी को हम लोग माध्यिका मध्यांक सेम ही होता है लगभग, ठीक है। माध्य, माध्यिका मध्यांक और बहुलक, तीनों चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनना। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब भैया होता है औसत। क्या होता है? माध्य को ही हम लोग औसत बोल सकते हैं। औसत का मतलब भैया क्या होता है? जैसे किसी को 3 रुपये दे दिए, किसी को 5 दे दिए, किसी को 7 दे दिए, ठीक है, किसी को 9 दे दिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका माध्य बताओ तो आप बोलोगे माध्य बताना भैया बड़ा सरल है, सबको जोड़ देंगे, फिर 1, 2, 3, 4 से उसमें डिवाइड कर देंगे। यानी ऐसा मूल्य जो हम सबको दे सकते थे बिना लड़ाई झगड़े के। आप बताओ, जिसको आपने 9 दे दिए हैं, ये 3 वाला लड़ेगा कि नहीं कि हमें कम मिले, इसको ज़्यादा मिले। 7 वाला भी कहेगा हमें कम मिले। 5 वाला 7 वाले से लड़ेगा, आपको 2 ज़्यादा मिल गए। ये इससे लड़ेगा, तुम्हें 4 कम मिले। तो ये आपस में लड़ेंगे। तो एक ऐसा औसत जो सब में बराबर बांटा जा सके वही माध्य कहलाता है। बात आ गई समझ में? अगर हम इनको जोड़ दें, आप बोलोगे भैया 3 और ये 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, 15 और 9 मेरे भाई कितना होता है? बोलोगे 24 हो गया। 24 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 जंग 24। यानी अगर हम हर किसी को 6 6 6 6 दे देते तो इनमें लड़ाई आपस में ना होती। यही हमारा माध्य या फिर औसत हो जाएगा। तो माध्य कंप्लीट भैया। मध्यांक या माध्यिका क्या होती है? किसी संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देने पे। आरोही का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये आरोही में लिखा है। अवरोही में लिखने का मतलब था पहले 9 लिख देते, फिर 7 लिख देते, फिर 5 लिख देते, फिर 3 लिख देते। तो किसी भी संख्या को आरोही या अवरोही में लिखने पर जो उन प्रेक्षण के या प्रेक्षणों के मध्य में आता है, यहाँ पे मध्य में जो आएगा, 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, यहाँ पे देखो 5 और 7 के बीच में क्या आएगा? 6 आएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? आप बोलोगे इस तरीके से हम लोग भैया निकालते हैं अपना माध्यिका या मध्यांक। माध्यिका या मध्यांक, इसको निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। एक में हम देखते हैं कि भैया अगर हमारे विषम प्रेक्षण है या फिर हमारी सम संख्याओं की मतलब सम संख्याएँ दी गई हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम गिन लेंगे भैया 1, 2, 3, 4, कितना आया? 4 टोटल नंबर हैं। तो 4 हमारा सम होता है तो यहाँ लिखेंगे। अगर 5 होता तो यहाँ लिख देते विषम। तो विषम वाले तरीके सॉल्व करते, और सम है तो सम वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भैया समझ लेना ज़रा। माध्य आप समझ चुके हो, माध्यिका के क्वेश्चन देख लेना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जल्दी में हो तो आप तुरंत ही क्लास छोड़ के चले जाओ। आपके लिए क्लास बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लास उसी के लिए है जो एकदम बेसिक से हर चीज़ सीखना चाहता है। वही वाला नंबर हम लोग ले लेते हैं भैया। 3 था, 5 था, 7 था, 9 था। क्या ये चीज़ आरोही क्रम में लिखी है? हाँ या ना बोलोगे हाँ। और हमने कहा अगर किसी संख्या को आरोही या अवरोही क्रम किसी में भी लिख सकते थे, आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो। आपसे बोला जाए कि इसका मध्यांक बताओ या माध्यिका बताओ, मध्यांक या माध्यिका बताओ, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं।
आप बोलो कि भैया हम सबसे पहले देखेंगे हमारे नंबर कितने, 1 2 3 4, कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। अगर हमारे पास भैया 4 नंबर है तो हम बोलेंगे कि जो n है हमारा वो 4 है। n जो है वो हमारा कितना है भैया, n हमारा 4 है, और n हमारा 4 है तो n मतलब 4 क्या होता है, सम होता है। 4 क्या होता है, सम होता है। तो सम के लिए भैया फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सम के लिए भैया हमने फॉर्मूला पढ़ा है माध्यिका का, कि माध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। बस बात ख़त्म हो गई। इसका मतलब भैया क्या हुआ, ज़रा समझाने की कोशिश करिए। इसका मतलब भैया ये हो गया कि 1/2 तो ऐसे लिख दो, अब ब्रैकेट में देखो n की जगह हमने कितना रखा भैया, 4, 4/2 करोगे तो 4/2वां पद आ जाएगा, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। प्लस भैया यहाँ पे करोगे तो 4/2 और प्लस 1वां पद आ जाएगा, बोलोगे सही बात है भैया। अच्छा ध्यान से समझना, 2 दूनी 4 मतलब यहाँ पे दूसरा पद चाहिए, और ये 2 दूनी 4 और 2 और 1 3, यहाँ तीसरा पद चाहिए। यानी अगर हम इसको देखें तो बोलोगे भैया यहाँ पे ये कट के 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे कट के आ जाएगा दूसरा पद, और यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 2 बार में तो ये आ गया 2 और 1 ये जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतने की जगह तीसरा पद। क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह तीसरा पद या 3वां पद। तो भैया दूसरा पद कौन सा है, गिनो, 1 2, दूसरा पद कौन सा है, 5। तो बाहर तो हमने 1/2 लिख दिया, अंदर हमने लिख दिया 5, प्लस तीसरा पद कौन सा है, गिनो जरा, 1 2 3, तीसरा पद तो 7 है भैया, यहाँ लिख दिया हमने 7। आप बोलोगे भैया 1/2 तो बाहर लिखा है, यहाँ कितना आ गया, बोलोगे यहाँ आ गया 5 और 7 12। 2 के पहाड़े, 2 को कितनी बार पढ़ा पढ़ें कि 12 आ जाए, बोलोगे 2 छंग 12, कितना आएगा 6। यानी जो हमारी माध्यिका आ गई वो 6 आ गई। कितनी आ गई, 6 आ गई। किसी किसी के माइंड में भी एक चीज़ क्या आएगी वो सुनना, ये तो आपके दूसरी बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमें माध्यिका पूछी जाए और हमारे टर्म जो दिए गए हैं 3 5 7 9, इनसे हमको मतलब नहीं है कि ये सम दिए कि विषम दिए गए, याद रखिएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि भैया ये विषम है कि सम है, ये कुछ भी दिया जाए हमें कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ इस बात से है कि कितने बार दिए गए हैं, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4, तो संख्या की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या कितनी है। हमारे अंक यहाँ पे 1 2 3 4 दिए गए हैं। 4 जो होता है वो एक सम संख्या होता है, मतलब इवन होता है। क्या होता है, इवन होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आएगी कि भैया बाई चांस हमसे वो बोले कि माध्यांक या माध्यिका बताओ और हमको यहाँ पे इवन ना दे करके ऑड दे दिया जाए। देखो जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैं सारे करवा दूंगा। फिर एक बार बोल रहा हूँ, जिसको जल्दी है तुरंत क्लास से चला जाए, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी इस क्लास में रुकने की। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो यूट्यूबर वाला मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि मैं कोई प्रोफेशनली यूट्यूबर हूँ कि मुझे अपना चैनल ही चलाना है। तो मेरा सिंपल सा है कि जितना बताऊंगा वो एकदम सॉलिड वाला होगा। अब मैंने कहा एक संख्या इसमें मैंने 11 बढ़ा दी, कोई दिक्कत है किसी को, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। आरोही अवरोही किसी में भी लिख सकते हो, तो आरोही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो। आपने कहा भैया अगर ये अब हम गिने तो 1 2 3 4 5 हो गई, यानी अब तो n बराबर मेरा 5 हो गया और हमसे पूछा गया इसका माध्यिका बताओ, पूछा गया इसकी माध्यिका बताओ। तो भैया माध्यिका पूछी गई है और इस बार तो n 5 दे दिया गया है, मतलब इस बार n जो है वो हमारा एक ऑड नंबर, ऑड संख्या दी गई है, मतलब विषम दिया गया है। क्या दिया गया है? तो भैया अगर विषम दिया जाता है तब हम क्या करते हैं? भैया कुछ नहीं करते हैं, सरल सा फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें माध्यिका बराबर n + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद। इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। भैया अगर हमारा इवन दिया गया था तो हमने क्या लगाया था, 1/2 n/2वां पद, n/2 + 1वां पद, ये वाला लगाया। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ऑड दिया गया तब हमें क्या लगाना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई। जल्दी से एक बार बताओगे, जल्दी से एक बार बताओ, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? जल्दी से एक बार बताओ भाई। अरे हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे भाई, एक सेकंड रुकिएगा भाई साहब। ये वाली बात आ गई समझ में? एक बार बताइए, बोलोगे हाँ भैया ये वाली बात समझ में आ गई है। चलो तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। तो भैया इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? कोई बड़ी बात नहीं है। n मेरा 5 है, n की जगह 5 लिख दो,
5 + 1/2वां पद, 5 और 1 6, 6/2, 6/2वां पद आंसर आ गया। 6/2वां पद का मतलब 2×3 6, 2×3 6 का मतलब 3वां पद। कौन सा पद? 3वां पद। 3वां पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, 7। तो यहाँ पे मेरी माध्यिका जो आएगी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। जल्दी से बताओ। हम लोग पहले क्वेश्चन पे ही हैं, दूसरे क्वेश्चन पे भी नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद आप समझ लो टाइम अच्छा खासा लग रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं इसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ, भैया नहीं हो पाएगा। चीज़ें अगर आप कायदे से सीखेंगे टाइम लगेगा। मैंने आपको ये बता दिया कि अगर माध्य पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? सभी को जोड़ो, जितने बार अंक आए उतने से डिवाइड कर दो। अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो आप देखो कि विषम पद हैं या सम पद हैं। सम पद हैं तो इससे पहले जो बताया है सॉरी तो इससे पहले जो मैंने बताया है आप वहाँ पे वो वाला तरीका अपना सकते हो। सम पद के लिए 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। अगर आपसे माध्यिका पूछी जाए और आपको विषम पद दिया जाए यानी n का मान 5 दिया गया है, तब आप क्या करोगे? n + 1/2वां पद। ये इसका फॉर्मूला है। इसके पहले वाला सम के लिए था और सबसे पहले वाला माध्य के लिए था। अब बची केवल एक चीज़ इस पूरे चैप्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? बहुलक बोलते हैं। उसे भी समझ लेंगे एक बार। बहुलक निकालने का बड़ा सरल तरीका आपसे पूछा जाता है। बहुलक हमेशा वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो। बारंबारता मतलब भैया क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? जिसका रिपीटेशन ज़्यादा हो। जैसे आपसे बोला जाएगा 3, 5, 7, 7, 5, 3, 3, 3, 5, 7 में बारंबारता किसकी ज़्यादा है, यानी बहुलक क्या है? आप बोलोगे भैया देखो बहुलक हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 3 2 3 3 3 और 4 बार 3 आया है। यानी एक यहाँ जो संख्या 3 दी गई है वो कितनी बार आई है? 3 हमारी आई है 4 बार। 7 हमारा कितनी बार आया है? बोलोगे भैया 1 बार, 2 बार और 3 बार। 5 हमारा कितनी बार आया है? बोलोगे भैया 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार हमारा 3 आया। 3 हमारा 4 बार आया, तो इसका जो बहुलक होगा वो 3 होगा। तो बहुलक वो होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। माध्य वो होता है जो सब में औसत होता है। माध्यिका वो होती है जो हमें उसके दोनों पृष्ठपणों के मध्य में स्थित होती है, जब हम उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिख दें। तो जो मध्य में होगा वो माध्यिका या मध्यांक, जो औसत होगा वो माध्य, और जो ज़्यादा बार होगा वो बहुलक। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला चैप्टर, पहला जो क्वेश्चन है वो अब जाके ख़त्म हुआ है। आप सोचिए आपने कितना टाइम लिया। कोई ज़रूरत नहीं आपको टाइम देखने की। हाँ, इतना पता है कि आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री 3D का, और बड़े आराम से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चीज़ों को करेंगे। सुनिएगा बड़े ध्यान से। करने का तरीका सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है ये भी सीखेंगे, और इस हिसाब से इसको पढ़िए कि इस एक क्वेश्चन से मुझे इसके सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए बस। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर जो है रंग लगाया जाएगा। उसके बाद उसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाएगा। तो कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? एक फलक रंगे वाले हिस्से की आपको क्वांटिटी बतानी है, कितने होंगे मेरे भाई? जल्दी से एक बार बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसका आंसर जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। जल्दी से एक बार बोलेंगे, जल्दी से एक बार बोलिए मेरे भाई, जल्दी से एक बार बोलिए भैया। आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर घन वाला अगर हमें निकालना है तो 1 सेंटीमीटर घन वाले की भुजाएं 1 सेंटीमीटर की ही होंगी, क्योंकि 1 क्यूब की वैल्यू ये होगी। आप एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर घन वाले अगर हमें घन को 1 सेंटीमीटर घन वाले अगर हमें घनों को काटना है तो 1 सेंटीमीटर घन वाले की भुजा भी कितनी होगी? 1 गुणे 1 गुणे 1, ये तो होगा। तो यानी 1 ही तो उसकी भुजा होगी। और आप बताओ अगर 5 सेंटीमीटर वाले घन से 1 सेंटीमीटर वाले घन को बनाना है तो n का मान यानी एक दिशा में काटे गए पृष्ठपणों की संख्या कितनी निकलेगी? आप बोलोगे n बराबर, फॉर्मूला याद कर लेना, ये n बराबर बड़े घन की भुजा यानी 5 बटे छोटे घन की भुजा यानी 1। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये n का मान निकालना आप सीखो। सबसे पहले n का मान कैसे निकलता है ध्यान से सुनना। बड़े घन की भुजा को हम लोग ऊपर लिखते हैं,
छोटे घन की भुजा को हम लोग नीचे रखते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एक ही दिशा में घनों की कितनी संख्या काटी जा सकती है। एक ही दिशा में काटे गए घनों की संख्या हमें पता चल जाती है। जल्दी से बोलेंगे हाँ या ना? जल्दी से बोलो एक बार बोलो कि हाँ समझ में आ गया। जल्दी से बोलिए एक बार। ठीक है, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कितने तरीके के मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सारी बातें बताते हैं। आप मान लो कि आपने एक घन मेरे भाई रखा। घन मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का होता है। आई होप आप सबने ही घन देखा होगा। ठीक है भैया, हमारा घन ये होता है। अब आप बताओ, अगर मैं इसको पूरा रंग दूं, इधर भी और ऊपर भी, पीछे भी, बाएं भी, नीचे भी, सब रंग दिए। अब अगर मैंने यहाँ से एक ऐसा घन काटा, ये घन काट के निकाला, तो आप बोलोगे भैया इसमें ये वाला हिस्सा रंगा होगा, ये वाला हिस्सा रंगा होगा, आगे वाला हिस्सा रंगा होगा, लेकिन जो इसके नीचे का हिस्सा होगा वो तो बिना रंगा निकलेगा। हाँ या ना? एक बार जल्दी से बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे भैया अगर हमने कहा किसी घन को हमने यहाँ से काटा है, यहाँ से इस वाली जगह से काटा, देखो ध्यान से, इस वाली जगह से, तो बोलोगे भैया इसके पीछे का हिस्सा रंगा होगा, ये वाला हिस्सा रंगा होगा, लेकिन इसके जो अंदर से हिस्से निकलेंगे कटे वाले वो तो बिना रंगे होंगे। मतलब इधर से वो ऐसे निकलेंगे जिसमें 2 साइडें रंगी हैं, यहाँ निकलेंगे जिसमें 3 साइडें रंगी हैं। ठीक है, अंदर से जो इसके घन निकलेंगे उसमें एक भी साइड रंगी नहीं होगी। जल्दी से एक बात बताओ, जो इसके अंदर से निकलेंगे घन उसमें तो कोई साइड रंगी ही नहीं होगी, उसमें तो सारी रंगहीन वाली साइड ही निकलेंगी। जो हिस्सा हम यहाँ बीच से निकालेंगे उसमें तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा रंगा होगा, बाकी के तो एक भी हिस्से नहीं रंगे होंगे, केवल एक हिस्सा रंगा होगा। इसमें 2 हिस्से रंगे होंगे, इसमें 3 रंगे होंगे, इसमें एक भी नहीं रंगा होगा। तो कई सारी कंडीशंस हैं। कुछ हिस्से होंगे जिसमें सारी साइडें रंगी निकल आएंगे, ऐसा तो कोई हिस्सा निकलेगा नहीं जिसमें सारी साइडें रंगी निकल आएँ। पूरा का पूरा घन ही है केवल जो पूरा रंगा हुआ है। जब भी उसे काट के कुछ निकालेंगे तो उसमें एक ना एक साइड ज़रूर ऐसी आएगी जो रंगी नहीं होगी। बात आ रही इतनी समझ में? एक बार बोलो कि हाँ इतनी बात समझ में आ गई। ये चित्र सिर्फ मैंने आपको इतने के लिए बताया था। अब देखो इसका कोई काम नहीं है। आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या समझना है? आपको समझना है कि घनों की संख्या जिसमें एक फलक रंगा हो। कितना फलक? एक फलक रंगा हो, जिसके 2 फलक रंगे हों, जिसके 3 फलक रंगे हों और जिसका एक भी फलक ना रंगा हो। 4 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक भी फलक ना रंगा हो, 3 फलक रंगे हों, 2 फलक रंगे हों या एक फलक रंगा हो। तब आप क्या करोगे? अगर किसी घन का बोला जाए कि एक फलक रंगा है, आप बोलोगे 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर। क्या लगाओगे? 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। अगर आपसे बोला गया 2 फलक रंगे हो तो आप बोलोगे यहाँ पे 6 को 12 कर देंगे और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे n-2। कोई दिक्कत? बोलोगे भैया अगर 3 फलक रंगे हो तो याद रखो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी, ऑलवेज यही आंसर रहेगा। यानी केवल और केवल 8 हिस्से होते हैं कॉर्नर वाले, जो हमारे कैसे निकलते हैं? 3 साइड रंगे वाले निकलते हैं। ये फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। और अगर आपसे बोला जाए कि ऐसे कितने हिस्से जिनका एक भी फलक नहीं रंगा है, आप बोलोगे यही n-2 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमें वो हिस्से निकल के आ जाएंगे जिसमें एक भी फलक रंगा हुआ नहीं है। यहाँ पे आप ये सुनो कि आपसे क्या पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा आपको n, तो मैंने आपको सिखा दिया कि ये n कहाँ से निकलेगा। भैया ये जो n है कुछ ज़्यादा लाइट है क्या? ज़्यादा डार्क है? नहीं है, कुछ डार्कनेस इसकी ज़्यादा लग रही है, तो कलर मैंने गलत सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, देखिएगा भैया ये जो हमारा है n, इस n का पूरा गेम है कि ये n कहाँ से निकलेगा। भैया n का मतलब होता है, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा ऊपर, बड़े वाले घन की भुजा, बड़े वाले घन की भुजा, और नीचे छोटे वाले घन की भुजा, साइड। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n, यानी एक दिशा में काटे गए घनों की संख्या, और वही n उठा के हम यहाँ जिसमें भी रख देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपने बोला भैया यहाँ पे n निकालना था, बड़े घन की भुजा 5 थी, छोटे घन का वॉल्यूम दिया था। अगर एक वॉल्यूम है तो उसकी भुजा भी 1 1 1 यानी 1 1 होंगी सारी, क्योंकि घन है। और ये एक भुजा निकल आई तो हमने 5/1 किया, 1 से 5 में डिवाइड करो, 5 ही आ गया। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। आपसे पूछा था एक ही फलक रंगा हो। क्या पूछा गया है? एक ही फलक रंगा हो। तो एक ही फलक रंगे के लिए हमने क्या पढ़ा है? 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 6 की जगह 6 लिख दिया, n की जगह कितना आया? 5। 5 में से भैया 2 को माइनस करके स्क्वायर,
ये देखो 6 की जगह 6 लिख दिया। ये कितना बचा, 5 में से 2 चले गए 3, 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया भैया 6 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिका 9, 9 छक्के कितना होता है 54। तो आंसर आ जाएगा 54। एक बार जल्दी से बताओ, बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब आगे मूव करेंगे, तो बिल्कुल गलत उनको ये बात लग रही है। बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे जब तक एक क्वेश्चन आपको पूरा नहीं करवा देते हैं भैया। एक क्वेश्चन आपको जब तक क्लियर नहीं करवा देंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ने वाले नहीं है। मैंने बोला एक एक क्वेश्चन में 10-10, 12-12 मिनट में बात करूंगा। ये क्लास कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता। आपने दुनिया भर की मैराथन देखी, मुझे कोई मतलब नहीं। आपके पास समय है, आप अपना समय दीजिए, यहाँ से आप सीख के जाएंगे, गारंटी इतनी मेरी है, ठीक है, इतनी गारंटी मेरी है। इससे ज़्यादा गारंटी ना मैं लेता हूँ और ना इससे ज़्यादा डिप्रेशन मुझसे झेलेगा, ठीक है। चलिए बात को समझिएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा कि 15 सेंटीमीटर भुजा का, 15 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है रंगा हुआ, और आपसे बोला गया कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाने हैं, उससे घन काटने हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने हैं और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हैं। दोनों बातें समझ ली, हाँ या ना। तो पहला तो आपको बताना है कि बताओ कुल कितने घन निकलेंगे, कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ये पहली कंडीशन है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो कटेंगे वो कितने कटेंगे। कोई समस्या इस बात में किसी को भी है क्या? नहीं है भैया। पहली चीज़ तो ये पूछ देगा। दूसरी चीज़ आपसे पूछ देगा कि अच्छा ये बताओ मैंने उसके अंदर से जो घन काट के निकाले, या फिर पहले आप इतना ही बताना सीखो, उसके बाद फिर हम लोग भुजा वाला बाद में करते हैं, पहले आप इतना बताओ। तो आप बोलोगे भैया अगर हमसे कभी भी कोई पूछता है कि बताओ कुल कितने घन होंगे, तो पूछा जाए कुल कितने घन है तो हम लोग n जो आएगा उसका क्यूब कर देंगे। n क्यूब हमेशा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी n भैया कहाँ से निकलता था? n आपने बताया था कि जो बड़ा वाला घन है उसकी भुजा बटे छोटे वाले घन की भुजा। बड़ा वाला घन कितना है भैया? बड़ा वाला घन की भुजा तो 15 है। छोटे वाले घन की भुजा तो भैया 3 है। 3 पचे 15, ये तो 5 आ गई। तो कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब, यानी 5 की घात 3। 5 की घात 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 पंचे 125। तो 125 ऐसे घन काटे जा सकते हैं जो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले होंगे, और उसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले हम घन काटेंगे। कोई समस्या? 1% किसी को समस्या है तो हाँ बताए। नहीं है समस्या? चलो एक प्रैक्टिस और करते हैं। अगर आपने 2 क्वेश्चन ये लगा लिए तो आपसे क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं फंसेंगे, इतनी बात मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ भैया। अगला एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में 12 सेंटीमीटर भुजा का घन है जिसको हमें रंगा गया है, रंग दिया गया है, और उसके बाद इससे मुझे 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन जो है वो काटना है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन जो हैं बहुत सारे काटने हैं। तो आपको पहला तो बताना है कि बताओ कुल कितने घन कटेंगे। दूसरा बताना एक तरफ रंगे वाले, फिर 2 तरफ रंगे वाले, फिर एक भी तरफ ना रंगे वाले, और फिर तीनों तरफ रंगे वाले। सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन इससे हो जाएंगे। आप बोलोगे सबसे पहले भैया n निकाल देंगे। n बराबर हमने पढ़ा है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, काट दिया 2 छंग 12, 6 आ गया। एक बार बोलो हाँ भैया समझ में आ गई बात, आ गई। भैया कुल घन निकालने के लिए इसका क्यूब कर देते हैं, मतलब 6 का क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, यानी 216 तो टोटल घन काटे जाएंगे। टोटल घन कितने कटेंगे? 216 कटेंगे। एक बार जोर से बोलो भाई, थोड़ा ताकत लगा के, तुम्हारे अंदर की आवाज़ आनी चाहिए, मुझे सुनाई देनी चाहिए। कितने टोटल घन कटेंगे? आप बोलोगे भैया टोटल घन कटेंगे 216। ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, आपने ये बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, ये अगर बच्चों का खेल है तो थोड़ा सा बड़ा खेल खेलते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा खेल हम लोग बड़ा खेलते हैं। मैंने कहा बताओ अच्छा एक साइड रंगे वाले कितने हैं? आधे लोग फार्मूला भूल गए। आपको याद होना चाहिए 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर पढ़ा है हमने। तो भैया हम तुरंत निकाल देंगे। यहाँ पे 6 इंटू 6 में से n की जगह कितना आया है? n भी भैया 6 आया है, तो n की जगह 6 लिखेंगे। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 की घात 2, 4 चौके 16 होता है भैया। 16 छक्का 96, 96 घन वो होंगे जो एक साइड रंगे होंगे। अब भैया कहाँ पे फंसेंगे? 2 साइड वाले पे बिल्कुल नहीं फंसेंगे। हमें तो रटे हैं फार्मूले, हमने तो पढ़ा था भैया इसको 6 को 12 कर देंगे, n-2 की घात को 1 कम कर देंगे, बस इतना करते हैं। तो भैया 12 की जगह 12 लिख दिया, गुणा लगा दिया। अब बताओ यहाँ पे कितना लिखा है? n-2। n की जगह कितना लिखेंगे? 6। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ये 4 हो गया, 12 चौके 48। 48 घन वो हो जाएंगे जिसमें 2 साइड रंगी हैं।
96 घन तो वो होंगे जिसमें एक साइड रंगी है, 48 घन वो होगा जिसमें 2 साइड रंगी है। ऐसी कितने घन की साइड है जिसमें एक भी साइड रंगी नहीं है? भैया ये तो हमने पढ़ा था 0 साइड रंगे वाले। n-2 का क्यूब कर देते हैं, n-2 का क्यूब कर देते हैं। तो n की जगह भैया 6 लिखा है, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब। तो 4 चौके 16 चौको 64, 64 घन ऐसे हैं जिसमें एक भी साइड रंगी हुई नहीं है। और भैया आपको अच्छे से पता है कि 3 साइड रंगे वाले केवल और केवल 8 घन होते हैं, जो हम लोग इतने दिनों से समझ रहे हैं, इतने टाइम से समझ रहे हैं कि भैया ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये तो बदलती ही नहीं है, ये तो फिक्स होती है कि 8 ही निकलेंगे, ना तो 10 हो सकते हैं ना तो 9 हो सकते हैं। जल्दी से बताओ एक बार, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस क्या मर चुका है भाई? एक बार थम्स अप करके जाओ वीडियो, अभी तुरंत ही लाइक कर दो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपके माइंड सेट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस को लेके आपको भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर आपके अंदर जो एनर्जी आएगी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि हाँ आप ये मुझसे पूछा जाएगा, मेरा गलत नहीं होगा, मुझे बस वो वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाना है। बस आपको बात समझ में आ गई? आप देख लो, चाहे आप टोटल घन कितने थे 216, आप गिन के देख लो, 8 ये, 64 ये, 48 ये और 96 ये, आप इनको जोड़ के देखना 216 ही आ जाएगा। क्योंकि 216 ये वही है जिसमें किसी में 3 साइड रंगी है, किसी में एक भी नहीं रंगी, किसी में 2 रंगी और किसी में 1 रंगी, टोटल 216 ही ये निकले होंगे। तो आप ये चेक भी कर सकते हो। जल्दी से बताओ, आपको बात समझ में आ गई क्या? हाँ, आगे बढ़ें। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपसे टोटल नंबर ऑफ घन पूछे जाएंगे, बता लोगे एन का मान कैसे निकलेगा? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। एक सतह वाले 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 सतह वाले 12n-2, एक भी सतह नहीं हो तो क्या लिखोगे n-2 का होल क्यूब, 3 सतह वाले 8। आपकी इसके साथ रीजनिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो जी, आप समझो, क्योंकि कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए भैया, इसकी क्वालिटी है अपने आप में एक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में बड़ा निहायत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का ही है, 2D का। आपसे बस इतना पूछा है कि एक पंचभुज है, उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब कई सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जिनको अच्छे से याद होता है भैया कि इसका आंसर जो है 540 आ जाएगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कोई त्रिभुज होता है भैया, जैसे तो इसको सारी भुजाओं को जोड़ने पे, सारे अंतः कोणों को जोड़ने पे 180 आता है। कोई चतुर्भुज होता है भैया तो 360 आता है। ऐसे भैया अगर कोई पंचभुज होगा 5 भुजाओं वाला, तो इसका कितना आ जाएगा? 540 आता है। ये तो हमें डायरेक्ट याद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इसको बनाने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको ये पता हो तो बेटर नहीं होगा? मतलब अगर आपको डायरेक्ट ये पता हो कि हमें बस n-2 में इंटू कराना होता है 180 का और मेरा आंसर आ जाता है, तो आपके अंदर एक आग नहीं लगेगी कि हाँ ये तो मुझे आना चाहिए था। कैसे आना चाहिए भैया? कौन सा भुज है ये? पंचभुज। पंच का मतलब 5, यानी n का मान 5 आ गया। यहाँ पे आपने 5 लिखा, 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3। 3 का गुणा कराओ 180 से, 18 3 54, 540 डिग्री आ गया। अगर आपसे बोला जाता त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। n का मान 3, 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, 1 का गुणा 180 से कराया तो 180 आ गया कि नहीं आ गया? चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। 4 का मान यहाँ रखा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का गुणा 180 से किया, 18 दूनी 36, 360 आ गया कि नहीं आ गया? एक बार जल्दी से बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि सप्तभुज है, कैसा भुज है? सप्तभुज मतलब 7 भुजाओं वाला एक भैया सप्तभुज बना है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा ये सप्तभुज एक दे दिया, इसके अंतः कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा? बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। बोलोगे भैया यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे -2, 7 में 2 गए बचे 5, 5 का गुणा कराएंगे 180 से, 18 पंचे 90, यानी 900 डिग्री आएगा। तुम कुछ भी बता सकते हो, पर ये तुम कब बता पाओगे? जब तुम्हारे पास एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी। तो मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भैया अगर मुझे इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ n वही होता है जितनी भुजाएं होती हैं। अगर इतनी बात आपकी क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। एक बार जल्दी से बताएंगे। तो मैंने बोला तो है भाई कि टाइम लगेगा यार, जल्दी है जिसको वो जा सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, फिर मैं वो जल्दी जल्दी वाला करवाऊंगा, तो आप दूसरे चैनल पे जाके देख लो, सेम कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। पेपर में ज़रा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो फिर आपका वही दिमाग चलेगा कि भैया वो तो पंचभुज बताया था, षष्ठभुज पूछ दिया, नहीं कर पाए, तो आपकी फिर प्रॉब्लम होगी भैया, झेलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, चलिए, सारे क्वेश्चन नहीं बताने ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो
नॉर्मली हो जाएंगे, उनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। फ्रैक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन है, नॉर्मल है, हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, बस अपना विवेक जागृत करना होता है। बस आपसे बोला गया कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। कितना धंसा है? 4/7 भाग। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में धंसा है। खंबे की पूरी माप क्या होगी? आप एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, और ये बात आपको आई होप पूरी समझ में आ जाएगी अभी जो मैं बताऊंगा। कि अगर मैं मान लूँ कि पूरा खंबा x मीटर का है, कितने मीटर का है? x मीटर का। तो x मीटर का पहले कितना निकालेंगे? बोलोगे x मीटर का पहले तो ये 4/7 निकालेंगे, 4/। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 1/3 खंबा बाहर खींचा है तो अंदर कितना बचा? जल्दी से बोलो। 1/3 मतलब होता है कि 3 में से 1 बाहर खींच लिया, 3 में से 1 बाहर खींच लिया, तो अभी अंदर कितना है? 2/3, यानी 3 में से 2 अभी भी अंदर है। तो इसका 2/3 जो है वो बराबर होना चाहिए किसके? 8 मीटर के। बस सॉल्व कर लो। आप बोलोगे देखना 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ख़त्म हो गया। यहाँ से आ गया x बराबर 1, ये तो 1 हो गया क्योंकि 8 एकम 8 पूरा कट गया। नीचे ही कितना था? 21, नीचे ये था 21। 21 यहाँ से हटेगा तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, 21 एकम 21, यानी 21 मीटर का मेरे भाई वो खंबा होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, जो उसने बोला बस वही कर देना, सॉल्यूशन हो गया। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, जो वो बोलेगा बस हमें उतना ही करना है। ये वाले क्वेश्चन में आपको बनाना, या फिर आपको अगर रैखिक समीकरण बनाना नहीं आता है या फिर आप युगपत समीकरण नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए मैं अलग से सेशन डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ओके भाई, आगे आ जाओ। हर क्वेश्चन में टाइम नहीं लूँगा, परेशान मत हो भाई। टाइम एंड वर्क, बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसे मैं ऐसे नॉर्मली छोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आता हूँ क्वेश्चन पे। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। बड़े आराम से सुनिएगा। मान लो ए नाम का एक आदमी है जो किसी काम को 12 दिन में करता है, बी नाम का एक आदमी है जो किसी काम को 15 दिन में करता है, और सी नाम का एक आदमी है जो उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी वही काम ए 12 दिन में कर लेता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। बी 15 दिन लेता है, थोड़ा सा उससे कम ताकतवर है। सी 30 दिन में करता है, बड़ा लेजी टाइप का इंसान है। बात आ गई समझ में? बोलोगे ठीक है, इतनी बात हमसे कभी भूलेंगे नहीं भैया कि ये बातें उसने हमको दी होंगी। अब हमें इसमें क्या करना होता है, अगर आप इन सब के डेज़ का, देखना ध्यान से, अगर आप इन सब के डेज़ यानी टाइम का एलसीएम निकाल लेते हो, क्या निकाल लेते हो? एलसीएम। तो वो एलसीएम हमेशा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। तो अगर आप 15, 12 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आता है। कितना आता है? 60। एलसीएम तो आप निकाल लेते हो, 60 आता है। यानी 60 वो टोटल काम हो गया जो ये तीनों मिलके करेंगे। कितना काम हो गया टोटल? 60। अब यहाँ पे मेरे भाई एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा चीज़ें। यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर ए नाम का एक आदमी है, अपने नॉर्मल कौशिक से, अपने दिमाग से, अपने कौशल से सोचिएगा, कौशिक से नहीं कौशल से, ठीक है। आप ये सोचिएगा कि 12 दिन में एक आदमी 60 काम कर देता है। कितने दिन में? 12 दिन में एक आदमी 60 काम कर देता है। रोज़ कितना करता होगा? बोलोगे भैया 12 पंचे 60, यानी रोज़ 5 काम करता होगा। जल्दी से बोलो एक बार, रोज़ 5 काम करता होगा। एक बार हाँ या ना बोलोगे? सही बात है भैया, 5 काम करता है। बी नाम का दूसरा एक आदमी है जो 15 दिन में वही 60 काम करता है। तो बोलोगे भैया 15 चौके 60, ये एक दिन में 4 काम करता होगा। जल्दी से बताओ, ये एक दिन में 4 करेगा तभी तो 15 दिन में 60 करेगा, ये एक दिन में 5 करेगा तभी तो 12 पंचे 60, 12 दिन में 60 करेगा। बोलोगे ठीक है, बात समझ में आ गई। सी नाम का एक आदमी है जो 30 दिन में, कितने दिन में भैया? 30 डेज में 60 काम करता है। 30 दूनी 60, एक दिन में केवल 2 काम करता होगा, तभी तो 2 आज किया, 2 कल किया, 2 परसों किया, ऐसे करके 30 दिन में 60 काम कर पाया। एक बार बस इतना बताओ कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलोगे आ गई भैया। अगर मैं तुमसे यहाँ ये पूछता कि बताओ ए और बी और सी, ये तीनों मिल के अगर इस काम को करते तो कितने दिन में करते? बोलते भैया देखो टोटल काम तो 60 है, टोटल काम तो 60 है, और ए बी सी अगर तीनों एक दिन में काम करें तो कितना करेंगे? ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, सी एक दिन में 2 करता है,
5 4 9 2 11, यानी तीनों मिलके एक दिन में 11 काम करते हैं। अगर हम इसका भाग दे दें तो ये आ जाएगा 11 पचे 55, बचेगा यहाँ 5, 5 ऊपर और 11 नीचे, यानी 5 सही 5/11 दिन में तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे। ये मेरा उत्तर हो जाता। एक बार हाँ या ना तेज़ी से बोलो, बोलो कि भैया बिल्कुल ये बात समझ में आ गई, एकदम नॉर्मल बात थी। अगर वो हमसे बोलता बताओ बी और सी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, हम बोलेंगे भैया देखो टोटल काम है 60, बी एक दिन में करता है 4, सी एक दिन में करता है 2, दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 6 काम। अगर एक दिन में दोनों मिलके 6 काम करते हैं तो 6 से भाग दो 60 में, 10 छक्का 60, यानी 10 दिन में दोनों मिलके काम कर देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपसे बोला जाए कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी कुछ भी दिन हो सकते हैं, सी इतने दिन में करता है, अगर हम उनके दिनों का एलसीएम लेते हैं तो टोटल काम निकल के आता है, टोटल वर्क निकल के आ जाता है। अगर हम टोटल वर्क में उनके दिनों से डिवाइड करते हैं तो उनकी इफ़िशियंसी यानी एक दिन में काम कितना करते हैं वो जो क्षमता है वो निकल के आ जाती है। फिर अगर हम टोटल काम में जिनसे भी करवाना है उनका इफ़िशियंसी जोड़ के डिवाइड करते हैं तो हमें उनके द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये पता चल जाता है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए जो पूरा बेसिक और इसी से पूरा एडवांस भी भैया बनता है, कुछ अलग नहीं होता है। यही कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट और सारी क्लैरिटी। नाउ भैया हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला था कि ए और बी मिलके कौन कौन भैया ए और बी मिलके काम को करते हैं 12 दिन में। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बी और सी मिलके काम को करते हैं 15 दिन में। सी और ए मिलके काम को करते हैं 20 दिन में। मेरे भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। तो आपको क्या किसी भाई को इस बात में दिक्कत होगी, किसी बहन को इस बात में दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब सुनना, मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें, इन तीनों का क्या ले लें? एलसीएम ले लें, तो हमें क्या पता चल जाएगा? टोटल वर्क पता चल जाएगा। मैंने कहा भैया देखो सेम डाटा दिया गया है 12, 15, 20, इनका एलसीएम निकालोगे तो 60 ही आएगा, क्योंकि 60 इन तीनों के पहाड़े से कट जाएगा, सबसे छोटा नंबर। ठीक है भाई, 60 आ गया। मैंने कहा अगर ए बी 12 दिन में काम करते हैं 60, तो एक दिन में कितना करेंगे? आपके माइंड में तुरंत वही वाली बात आएगी कि भैया टेबल पढ़ के देख लेंगे, 12 पंचे 60, ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। बी और सी मिलके एक दिन में भैया कितना करेंगे? बोलोगे भैया 15 चौके 60, ये एक दिन में 4 करेंगे दोनों मिलके। अगर सी और ए मिलके 20 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? बोलोगे भैया 20 टाइम 60, 3 करेंगे। कोई समस्या? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ मुझे थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस दिखना चाहिए कि आप यूज करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं मतलब अच्छा खासा यूज करते हैं, पता होना चाहिए। अगर मैं 5 को 4 को और 3 को जोड़ दूं तो कितना आएगा? 5 4 3 12। अगर मैं 5 को 4 को 3 को जोड़ूं तो 12 आएगा। एक बार तेज़ी से बोलो कि हाँ आएगा। आ गया। लेकिन अब यहाँ पे पता क्या सीखना? यहाँ पे ये सीखना कि भैया ये 5 काम कौन करता था? ए बी। 4 काम कौन करता था? बी सी। 3 काम कौन करता था? सी ए। यानी अगर देखा जाए तो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया और 2 बार सी आ गया। मतलब ये जो 12 काम किया गया है ये 2 ए ने मिलके किया है, 2 बी ने मिलके किया है और 2 सी ने मिलके किया है। यानी एक दिन में अगर 2 ए होते, 2 बी होते, 2 सी होते तो 12 काम होता। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो, 2 ए होते, 2 बी होते, 2 सी होते, काम होता 12 एक दिन में। लेकिन अगर मैं 1 ए लेता, 1 बी लेता और 1 सी लेता तो काम आधा हो जाता 6। आधे आदमी चले गए, आधा काम भी चला गया। यहाँ से 2 कॉमन लेके नीचे बेच के काट दिया। तो ये वाली बात एकदम सिंपल समझ में आ गई कि अगर मैं 1 ए 1 बी और 1 सी लूँगा, अगर मैं 1 ए 1 बी और 1 सी लूँगा तो हमारा 6 आएगा एक दिन का काम। हाँ या ना? बोलोगे बढ़िया भैया, एकदम कॉन्सेप्ट बेहतरीन क्लियर हो चुका है, बिल्कुल भी विज़न मेरा इसमें दिक्कत हमें नहीं है समझने में। उसने हमसे कहा कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। मैंने कहा अगर ए अकेले इस पूरे के पूरे 60 काम को करे तो कितने दिन में करेगा, यानी ए एक दिन में कितना करता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, भाग दे दूँगा, दिन निकल आएंगे। लेकिन दिक्कत पता क्या है कि ए एक दिन में करता कितना काम है हमको यही नहीं पता। अब सोचना भैया, यहाँ पे ए बी सी एक दिन में काम करते हैं 6,
बोलो एक बार, ए बी सी एक दिन में काम करते हैं 6, अगर मैं इससे बी और सी के एक दिन का काम घटा दूं, यानी बी और सी एक दिन में काम करते हैं 4, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 4, अगर मैं यहाँ से बी और सी का काम घटा दूं तो इधर से भी भैया 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? बोलोगे भैया देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए, यहाँ 6 में से 4 गया, बचा 2, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 2 काम करता है। बात समझ में आ गई या नहीं? जल्दी से बताओ, बस यही चीज़ समझानी थी, बस यही कन्फ्यूजन थी भैया। 2 यहाँ अगर हमने लिख दिया, ए एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा? बोलोगे भैया 2 से 60 को काटेंगे, 2 3 6 0 30 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 30 दिन में ए हमारा अकेले काम को करेगा। देखो कुछ तरीके आपको भैया ऐसे करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े से अभी ट्रिकी आपको लगेंगे, थोड़े से बड़े लगेंगे, लेकिन बस वही मान के चलिए कि अगर पेपर को बहुत ज़्यादा मन से समझ के करते हैं तो एक पेपर आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा। एनालिसिस पेपर का करना, पेपर को समझ के करना, इसी को बोलते हैं। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने से कुछ हो जाएगा तो फिर बिल्कुल नहीं होने वाला। आप चैप्टर वाइज क्लासेस देखिए जाके, फिर आप पीवाईक्यू करिए जाके, वो आपकी टेंशन है, ठीक है। मेरे हिसाब से मतलब है कि एक चैप्टर पूरा आपको क्लियर होना चाहिए साथ में। बेहतरीन बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट भैया जल्दी से, क्योंकि अब इसके बाद टाइम बिल्कुल कम लगेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, वस्तु का क्रय मूल्य, बड़े ध्यान से देखिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, ये उसने बोला है हमसे। यानी क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पे हम किसी चीज़ को बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 2 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है। कोई चीज़ 3 रुपये की खरीदी थी, 2 रुपये में बेच दी, बताओ जरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? नॉर्मल बता दोगे, बोलोगे भैया ये बताओ 3 का खरीदा, 2 का बेच दिया, तो प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं हुआ हमें, ये तो बिल्कुल हटा ही दो यहाँ से, ये तो बचा ही नहीं, हमें हुआ है लॉस। यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो हमें हो गया भैया लॉस। अब चाहे आपसे कभी भी पूछा जाए परसेंटेज प्रॉफिट का या लॉस का, दोनों में कुछ भी पूछा जाए, आप भैया ऊपर तो प्रॉफिट या लॉस लिखना, जो भी हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो उसको लिख देना, नीचे आपको लिख देना है कॉस्ट प्राइस और इंटू कर देना 100 का, और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस अगर आपसे पूछा जाता है तो ऊपर हम परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस में ऊपर हम प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे लिखते हैं, बटे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, इनटू में 100 करते हैं, तो यहाँ से हमें लॉस एंड प्रॉफिट का परसेंटेज निकल के मिल जाता है। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, अगर 3 रुपये की चीज़ खरीद के 2 रुपये में बेची है तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे CP, यहाँ पे P या L की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, बटे यहाँ पे CP लिखना है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा है? 3 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ लिख दिया 3 इंटू 100। बस सॉल्व कर लो भैया, 100 का इंटू कराओगे तो 100 बन जाए, 100 हो गया, बटे में 3 हो गया, 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9, यहाँ से बचेगा 1, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, तो 33 और ये 1/3 बच जाएगा। 33 होल 1/3% का क्या होगा? लॉस होगा। तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा नहीं, ये 1/8 है, ये 1/3 है, ये वाला आंसर हो गया। तो जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई हैं? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? जल्दी से बताएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से मूव ऑन करेंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, देखिए आइए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है। इसमें भाग देंगे, बोला शेषफल कितना बचेगा। सबसे बढ़िया तरीका मेरा मानिए सिंपल है, भाग दे के देखिए, कोई कॉन्सेप्ट मत ढूंढिए इसमें, ठीक है। तो 12 एकम 12, ये तो ख़त्म हो गया, उतारा ले लिया 1 का, नहीं जाएगा फिर 0 उतार लिया, फिर नहीं जाएगा फिर 0 उतार लिया, उतारा ले लिया 1 का, 12 8 96 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना बच जाएगा? 12 8 96 हो गया, यहाँ पे भैया 5 बच गया, उतारा ले लिया 2 का, 12 चौके 48 हो गया, 52 से 48 चला गया, 4 बचा है यहाँ पे मेरा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप फर्जी का माइंड बिल्कुल मत लगाइएगा, सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है कर लीजिए, भगिए मत ज़्यादा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जल्दी से बताएं, कोई समस्या है? ठीक है, सिंपल था। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल भी हैं, तो उनमें समय बिल्कुल भी लगने वाला, जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल टाइम नहीं लगता। भैया यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? केवल एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, समझिएगा।
एक कॉन्सेप्ट केवल समझिएगा, बाकी सारे सिंपल होते हैं। अगर कहीं पर भी आपको यूनिट डिजिट में 5 दिख जाए और इसके साथ में कोई भी एक इवन नंबर मिल जाए, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन नंबर हो, तो याद रखिए हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही आता है। बस ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। या फिर कभी भी अगर आपको कहीं पे 10 मिल जाए या 0 वाला अंक मिले तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। बाकी कुछ भी दिया जाए उनका यूनिट डिजिट हो, मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो जैसे अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, हमें इस पूरे से कोई मतलब नहीं होता है आगे वाले से, ठीक है, हमें सिर्फ मतलब होता है लास्ट वाले से। 8 का इंटू कराना है 6 से, तो 8 छंग 48, 8 आ गया। 8 का गुणा कराना है इस 9 से, तो 8 नमा 72, 72 में 2 आता है। फिर 2 का गुणा कराना है इस आखिरी वाले 2 से, तो 2 दूनी 4 आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इतना ही करना था भैया, है क्या चीज़ समझ में आ गया क्या? एक बार बताएंगे जल्दी से। हाँ ठीक है, जल्दी से एक बार बोलिए भैया, समझ में आ गई वाली बात? हाँ, ये वाली बात आप लोगों की क्लियर है भैया जी? जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या इसका आंसर 4 आ रहा है? ठीक है ठीक है, आगे बढ़ जाएं, इसमें कुछ है नहीं, अब सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। अगर आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मन से चीज़ें ना बताई होती तो कंफर्म है आप ये क्वेश्चन गलत कर देते, लेकिन आपने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में चीज़ें मन से समझ ली हैं, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सही करके जल्दी से मुझे दिखाइए कैसे ये क्वेश्चन सही होगा। आपने भैया देखा कि हमें इस दिए गए आंकड़ों में उसका माध्य दे रखा है। माध्य क्या होता है? औसत। यानी हमने पढ़ा था कि जो माध्य होता है वो होता है सभी अंकों को ऊपर जोड़ दो और नीचे जितने अंक हैं उनकी संख्या, अंक की संख्या, यही तो होता है माध्य। उसने हमसे कहा कि जो माध्य है वो 4.5 है, तो 4.5 उसने हमको दे दिया बराबर। ऊपर जोड़ना है सबको, सबको जोड़ दो। आप बोलोगे देखो भैया 5, 7, 12, ये 19, ये 27, 27 के बाद देखो भैया 27 और 5, इसको मत अभी जोड़ो, इसको अलग रखो। 27 हो गया, 27 और 5 32 हो गया, 32 4 36 हो गया, 36 39 हो गया, 1 40 हो गया, 2 42 हो गया। कितना हो गया? 42। तो ये तो ऊपर आ गया 42 और प्लस ये एक x इसमें साथ चल रहा है, इसको भी लिख दो प्लस x। ऊपर हमने सबको जोड़ दिया। नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है अंक की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंक की संख्या भैया 10 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बोलोगे भैया इसके बटे में 1 लगाएंगे, कैंची गुणा करा लेंगे, इसका गुणा इससे कराओगे तो 45 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1 का गुणा इसमें कराओगे तो यही बना रहेगा 42 प्लस x। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 42 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 45 में से 42 चले गए, बचे हमारे 3। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे जो x का मान आ गया वो कितना आ गया? 3 आ गया। उसने हमसे पूछा है तो इसका मध्यांक यानी माध्यिका बतानी है। और अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसके माइंड में स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं। आप बोलोगे भैया हमने बड़े अच्छे तरीके से समझी थी वो चीज़ें जो आपने बताई थी, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसका अब हमको कोई काम है नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हमने क्या पढ़ा भैया, अगर हमें किसी चीज़ की माध्यिका या मध्यांक बताना है तो सबसे पहले उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो भैया अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें तो सबसे छोटा कौन सा है? 1। ये 1 लिखा। फिर भैया ये 2 है, फिर भैया क्या है? फिर ये 3 है, फिर ये दूसरा वाला 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 5 है, 7 है, 7 है और 8 है। यही तो है भैया। 1 2, ठीक है, 2 1 1 2, फिर ये 3, फिर ये वाला 3 आया, फिर ये 4, फिर ये 5 7 7 8, वही तो लिखा। कोई समस्या? 2 5 2 7 और 2 3 1 2 और 4, ठीक, बिल्कुल सही है। अब सुनिएगा, हमें पता है कि माध्यिका या मध्यांक देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? सम है या विषम है। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो n आया वो तो 10 आया। और बताओ जरा 10 हमारी सम होती है कि विषम होती है? बोलोगे भैया 10 तो हमारी सम होती है। सम के लिए हमने माध्यिका का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही तो पढ़ा है। तो बोलोगे भैया 1/2, यहाँ आ जाएगा 10/2वां पद, 10/2वां पद, यहाँ आ जाएगा 10/2 प्लस 1वां पद,
तो भैया ये आ गया 1/2, ये 10/2, 2 से काटो 10 को, 2 पंचे 10 यानी 5वां पद, और यहाँ आ जाएगा 2 पंचे 10 5वां, 5 और 1 6, 6वां पद। यहाँ तक कोई समस्या किसी को स्टार्टिंग में बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताया है। पहले स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से डिटेल में ये चीज़ें मैंने समझाई हैं सॉल्व करके। तो बोलोगे भैया 1/2 ऐसे लिख दिया, 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, 4 है, प्लस 6वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 5 है। तो ये कितना आ गया, 1/2 इंटू 5 और 4 9, तो ये आ गया 9 एकम 9/2। 2 से अगर हम 9 को काटेंगे तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 इसका मध्यांक या माध्यिका हो जाएगी। जल्दी से बताओ एक बार, अब जल्दी से एक बार बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई है आपके, हाँ या ना? आगे बात समझ में? हाँ, तो आगे का क्वेश्चन इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको इतना समय दे दिया है उसमें कि इसमें हमें समय नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। हिस्ट्री और स्टेट्स का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स का, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सांख्यिकी के विश्लेषक या विश्लेषणकर्ता जो हैं उनका नाम बताइए, कि सांख्यिकी के विश्लेषणकर्ता जो हैं वो कौन है, जल्दी से मेरे भाई बता देंगे एक बार। तो आप बोलोगे भैया सांख्यिकी के विश्लेषणकर्ता पूछे जाएँ, या फिर आपसे सांख्यिकी के इसी का नाम दूसरा होता है प्रसरण विश्लेषक, प्रसरण विश्लेषक या विश्लेषणकर्ता। ये अन्य नाम भी इसका होता है। इसी को भैया हम लोग अनोवा के नाम से भी जानते हैं, अनोवा। तो अनोवा बोला जाए, प्रसरण विश्लेषण पूछा जाए, या फिर आपसे भैया यहाँ पे विचरण का विश्लेषण पूछा जाए, सबका नाम एक ही होगा, R.A. फिशर। सबके लिए एक ही इंसान का नाम मिलेगा, R.A. फिशर का। एक बार जल्दी से बताएंगे, हाँ ठीक है। और भैया इससे क्या पूछा जा सकता है मैं वो भी बता देता हूँ, वैसे पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा कि ये R.A. फिशर से रिलेटेड आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो जनसंख्या प्रतिदर्श विधि है, जनसंख्या प्रतिदर्श विधि, इसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा R.A. फिशर को ही इसमें श्रेय जाता है। आपसे पूछा जा सकता है भैया कि बताओ गुणनफल प्रतिबल जो है इसके जनक कौन है? तो बोलेंगे कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन है, ठीक है। काई वर्ग परीक्षण आपसे पूछा जा सकता है, काई वर्ग परीक्षण के जनक आपसे पूछे जाए तो ये भी भैया कार्ल पियर्सन ही हैं, ठीक है। तो काई वर्ग परीक्षण पूछा जाए, गुणनफल प्रतिबल पूछा जाए, जनसंख्या प्रतिदर्श पूछा जाएगा तो हमारे R.A. फिशर। इसी के साथ में प्रसरण विश्लेषण या विचरण का विश्लेषण या अनोवा विधि पूछी जाती है, तब भी यही माने जाते हैं। साथ ही साथ एक और याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा टी परीक्षण, ठीक है। टी परीक्षण अगर आपसे पूछा जाता है तो भी भैया आप बोलेंगे कि टी परीक्षण के लिए हमारे विलियम गॉसेट, कौन है? विलियम गॉसेट। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ नाम है जो मैंने आपको बता दिए, आगे आने वाले आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ें। प्रोफेशनल वाला काम तो रखना ही पड़ेगा थोड़ा सा, है कि नहीं? इसका फिगर नहीं बना है, इसका पहले फिगर बना देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। चलिएगा अब इसमें आपको करना क्या है मैं वो पहले समझाऊँ। ये जो फिगर है ये इसके मध्य बिंदु से बना है, ये इसमें मतलब बताया गया है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखिएगा। और ये त्रिभुज से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेनी नहीं है कि ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है, ये डी ई एफ है, सॉरी डी ई एफ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो बी सी है इसको हम 2x मानते हैं, इसको हम x मानते हैं और इनको आपस में समरूप मान लेते हैं। तो उसमें हमें पता है कि जो एरिया का डिफरेंस होता है, एरिया ऑफ डी ई एफ बटे जो एरिया ऑफ ए बी सी होगा वो होगा स्क्वायर ऑफ साइड, यानी इसकी साइड का स्क्वायर x स्क्वायर बटे इसकी साइड का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2x² नीचे हो गया 4x², एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया एक बार में, तो ये हो गया 1/4। यानी यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा त्रिभुज DEF बटे त्रिभुज ABC बराबर 1/4। और आपको अच्छे से पता है कि भैया अगर इस वाले नीचे वाले पोर्शन को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ ले आऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे भैया अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे हमको वो प्रूव होके मिल जाएगा जो हमसे इसमें पूछा गया है, जो इसमें हमसे पूछा गया है वो वाला आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ABC का क्षेत्रफल, 1/4 ABC का, यानी विकल्प 1 एकदम सही है, ये वाला एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव होता है। मैंने बता दिया, कोई ज़रूरत है नहीं। अगर मध्य बिंदु से मेरे पास एक त्रिभुज बनाया जाता है तो याद रखिएगा ये 4 बराबर त्रिभुज बनते हैं, जितना इसका क्षेत्रफल, जितना इसका, उतना इसका, उतना इसका, ये 4 बराबर क्षेत्रफल बनते हैं, बात खत्म। हाँ, ज़बरदस्ती के कॉन्सेप्ट मत रटिए, ज़्यादा बेटर है, जितने में हो जाए काम उतना रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन जल्दी से आइए। बोला है कि यदि किसी दिए गए आंकड़ों में समांतर माध्य A, ज्यामिति G, हरात्मक H है तो इनके बीच में सही संबंध कौन सा होता है। A सबसे बड़ा होता है, फिर G होता है, फिर S सबसे छोटा होता है। ठीक है, A सबसे बड़ा होता है, फिर G होता है, फिर S सबसे छोटा होता है। ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। बोलिए भैया, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, एक बार जल्दी से बताओ, एक बार सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या। A बराबर क्या होता है, किसी को याद है? A बराबर होता है A + B/2। G बराबर क्या होता है? G बराबर √AB होता है। और H बराबर क्या होता है? H बराबर 2AB/A + B होता है। अब आप ये मान लो कि हम यहाँ पे A बराबर 4 ले लें और B बराबर 9 ले लें। ऐसा क्यों लिया अभी समझ जाओगे, क्योंकि √AB जब करेंगे तो 4 9 36, √36 बाहर 6 निकल आएगा, तो G हमारा यहाँ से 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से A निकालें तो मेरा कितना आएगा, देखना, A आ जाएगा, A और B को जोड़ के आधा कर देंगे, मतलब 4 और 9 13, 13 का आधा 6.5 हो गया। और अगर हम H निकालें तो कितना आ जाएगा, H आ जाएगा 2 × AB, यानी यहाँ पे 4 9 36, 36 दूना 72, ये तो हो गया ऊपर 72, और बटे A + B, यानी 4 और 9 13, 13, तो 13 से काटो, 13 × 5 = 65, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो हम लिख सकते हैं A > G > H। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप वहाँ पे एक वैल्यू मान के चेक भी कर सकते हैं। आई होप सो मेरे भाई आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, अब बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा, स्टार्टिंग में समय जो लगना था लग चुका है, अब सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ऐसे ही हो जाएंगे भैया। ठीक है, बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल जो है वो 5 और 36 दे रखा है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। देखो याद रखिएगा, व्युत्क्रम का अंतर और व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का अंतर हमेशा होता है A - B/AB और व्युत्क्रम का योग होता है A + B/AB। तो देखिए ऊपर इसमें अंतर लिखना है और नीचे योग गुणनफल लिखना है। तो अंतर कितना दे रखा है 5, गुणनफल कितना दे रखा है 36, तो आंसर आ जाएगा 5/36 अगर अंतर पूछा जाता। अगर योग पूछा जाता तो ऊपर योग लिख देंगे और नीचे गुणनफल लिख देंगे। तो यहाँ से उसने अंतर पूछा था, क्या पूछा था, अंतर, तो ऊपर लिख देंगे अंतर और नीचे लिख देंगे गुणनफल, यानी 5/36 इसका एकदम आंसर सही हो जाएगा। तो कुछ भी करना नहीं है, ये कैसे होता है ये ज़रूर एक बार देख लीजिए। अगर आप मान लिए एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, अगर हम 1/B से 1/A को घटाएंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा AB और ऊपर आ जाएगा भैया यहाँ पे A यहाँ पे B, यानी A - B। ठीक है, अगर कुछ ज़रूर लगेगी बताने वाला थोड़ा सा टफ तो मैं ज़रूर बता दूंगा। तो वैसे भी मैं काफ़ी समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स समय बर्बाद फिर भी हो ही जा रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इतना मुझे पता है। हिस्ट्री स्टेट्स का एक और क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और लैंग्वेज आप एक बार देखिए जो आपकी आत्मा तक हिल जाए, लैंग्वेज पढ़ गए हैं खतरनाक वाली। चलिए भैया, तो पूछा क्या गया है 20वीं सदी के, सबसे पहले तो आप यहीं से काट सकते हो, हरिश्चंद्र नहीं हो जाएंगे, 20वीं सदी के हमारे रामानुजन हैं। ठीक है, सही आंसर देखा जाए तो श्रीनिवास जो रामानुजन है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। कई लोगों की एक दिक्कत और आएगी कि भैया बताओ, अच्छा अगर पूछा जाता 19वीं सदी के, पूछा जाता 5वीं सदी के, पूछा जाता 9वीं सदी के,
हालांकि ये पूछे कभी नहीं जाएंगे, फिर भी आप याद रख सकते हो कि अगर आपसे 19वीं सदी का भी पूछ दिया जाता है तो कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं मिलेगा, तो आपको राधानाथ सिकदार रखना है। राधानाथ सिकदार, राधानाथ सिकदार एक जो जिन्होंने एवरेस्ट की हाइट बताई है, क्या बताई थी, एवरेस्ट की हाइट बताई थी, इनको महान गणितज्ञ प्रतिभावान माना जाता है 19th सेंचुरी का। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भैया रामानुजन को ले लिया, आर्यभट्ट का तो मैंने बहुत नाम सुना है, श्रीधराचार्य का तो मैंने बहुत नाम सुना है, बोल सकते हो। लेकिन आपको माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि भैया आर्यभट्ट जो हैं ये 5वीं सदी के हैं, 5वीं सदी के। जो श्रीधराचार्य हैं लगभग 9वीं सदी के हैं। ये कहाँ के हैं, 9th सेंचुरी के हैं, 5th सेंचुरी के हैं। उनसे मुझसे 20वीं सेंचुरी के पूछा है, तो भैया रामानुजन ही एक आंसर है जो सही है। ठीक है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गए हैं बोल रहा है। तो वही तो दर्द है, तुम झेलना नहीं चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, सब कुछ है, पर वही है कि फिर बड़ी लग रही है क्लास, बोरिंग लग रहा है, ये लग रहा है, तो फिर बोरिंग लगेगी ही। सीखो तो बोरिंग नहीं लगेगी। बोला गया कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की दोगुनी दे रखी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे भाई बड़े ध्यान से सुनना, किसी भी कमरा की बात बोली जाए, कमरे की बात बोली जाए, कमरा कैसा हो सकता है, दोनों बातें याद रखिएगा। पहले नंबर पे कमरा वर्गाकार हो सकता है, वर्गाकार। दूसरे नंबर पे कमरा आयताकार हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि कब वर्गाकार है कब आयताकार है। अगर सारी भुजाएं बराबर हैं कमरे की तो वो एक वर्गाकार होगा, अगर लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है तो फिर वो आयताकार होगा। इतनी बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए भैया। अगर कमरा वर्गाकार होता तो क्या क्या कंडीशन होती, पूरी की पूरी कंडीशन एक बार में सुनिएगा। अगर बोला जाए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है, भैया आराम से बोल देंगे 4 दीवार इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया। अगर बोला जाए चारों दीवारों के साथ में छत पे भी कुछ करना है तो 5a स्क्वायर। अगर बोला जाए कि संपूर्ण कमरे का पेंट करना है, मतलब छत भी करनी है, फर्श भी करनी है, दीवारें भी करनी है, तो 6a स्क्वायर। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया पूरा का पूरा किसका मेरे भाई, ये पूरा का पूरा हमारा वर्ग का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन दिक्कतें हमें कहाँ आएंगी, दिक्कतें हमें आएंगी जब हमें आयत बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गई ना बातें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके क्लास को। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे बात यहाँ पे कर दी जाती है आयताकार की, वर्गाकार हटा दिया जाए, आयताकार में अगर बोला जाए तो लंबाई और चौड़ाई आपको 2 अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी, इनकी अलग अलग लेंथ होगी, डिफरेंस लेंथ होगी। डिफरेंट लेंथ के साथ हमको किस तरीके से डील करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ हमसे उसने चारों दीवारों की बात की है, चारों दीवार, तो हमेशा हम बात करते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई की। लेकिन अगर वो हमसे कहता है कि संपूर्ण बताना है, क्या बोलना है कि भैया संपूर्ण बताओ, मतलब हमें चारों दीवार चाहिए, छत भी चाहिए, फर्श भी चाहिए, हमें पूरा का पूरा चाहिए, तो हम बोलेंगे 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, यानी 2 गुणे लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई गुणे लंबाई ऊंचाई। तो इस तरीके से 2 गुणे L × B + B × H + H × L, ये करा देंगे। तो यहाँ उसने हमसे संपूर्ण नहीं पूछा, यहाँ उसने हमसे चारों दीवार का पूछा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। कोई समस्या। यहाँ पे L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई, H क्या है, ऊंचाई। तो देखो यहाँ उसने हमको लंबाई चौड़ाई बोली है कि चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको युगपत समीकरण जब सिखाऊंगा भैया तो उसमें सिखा दूंगा कि अगर इस तरीके से बोल दिया जाता है तो स्टेटमेंट को कैसे एक इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, ये आप 4th सेमेस्टर में अगर आ रहे हो तो धीरे धीरे सीख ही रहे हो, फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सीखना, फिर भी समझिएगा। आप अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपकी उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, आप ज़िंदगी में नहीं अपनी उम्र बता पाओगे या मेरी उम्र बता पाओगे। अगर मेरी उम्र आपकी उम्र की दोगुनी है तो तभी हो सकता है जब मुझे या तो आपकी पता चल जाए तो मैं उसकी दोगुनी कर दूंगा तो अपनी पता कर लूँगा, या फिर मेरी तुम्हें पता चले तो उसकी आधी करके तुम अपनी पता कर लोगे। तो वही बात है कि अगर लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है तो चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि जो चौड़ाई है वो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दोगुनी यानी 2x, बात खत्म हो गई। ऊंचाई h हमको उसने दे रखी है कितनी, 11, ये बोली है ऊंचाई 11, और उसने हमको क्षेत्रफल दे रखा है 660 मीटर स्क्वायर, ये उसने हमको एरिया दे रखा है। तो हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है 2 ब्रैकेट में L + B × H। एरिया की जगह हम लिख देंगे 660, 2 ब्रैकेट में L की जगह x, B की जगह 2x, मतलब L की जगह 2x, B की जगह x, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है, ठीक है, और इंटू H की जगह 11। आप बोलोगे भैया देखो 2 से इसको काटेंगे तो 33 0 आ जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो 11 33 30 आ जाएगा, 30 बराबर आ गया x + 2x। एक बात बताओ, अगर हम x में 2x को जोड़ेंगे आएगा 3x,
3x का मान हमें 30 दे रखा है, 3x का मान 30 दे रखा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 30, 3 यहाँ से चला जाएगा, इसके बटे में 3, 3 दहामन 30, कितना आ गया, x का मान आ गया 10। x का मान कितना आ गया भैया, x का मान 10 आ गया। आपसे पूछा गया है कि उसके छत का उसके क्षेत्रफल बताओ। आप बताओ जो उसकी छत होगी वो इस तरीके से होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हम कर देंगे, हमें उसकी छत पता चल जाएगी। बताओ उसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई उसकी 2x थी, चौड़ाई उसकी x थी। x का मान 10 है तो ये तो भैया 10 हो गई, लेकिन जो 2x थी वो 20 हो गई। 1x का मतलब 10 है तो 2x का मतलब 20 हो जाएगा। और हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी भैया 20 गुणे 10, 20 दामन 200, 200 उसका आंसर आ जाएगा एकदम सही, 200 मीटर स्क्वायर। जल्दी से बोलो। x का मान निकाल लिया, फिर l और b का मान वहाँ से रख के निकाल लिया। भैया अगर हमारी चौड़ाई यहाँ से निकल के आ गई है कितनी 10, तो लंबाई उसकी दोगुनी थी, लंबाई 20 निकल के आएगी। दोनों का गुणा आपस में करा देंगे तो वहाँ से हमें क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जल्दी से आओ। हाँ टाइम का है होश मुझे, तुमको होश नहीं है। चलो कुछ चीज़ें मैं तुमको बताता हूँ बड़े शॉर्ट में, शॉर्ट तरीके भी समझाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन दिया जाए यानी परिमेय दिया जाए, क्या दिया जाए, परिमेय दिया जाए, परिमेय हमेशा a/b की फॉर्म में होगा, फिर c/d, फिर e/f ऐसे लिखा होगा। आपसे बोला जाए कि भैया इनका SCF बता दो, क्या बता दो, SCF बता दो, तो याद रखना अगर हमसे SCF पूछा गया है, अगर हमसे SCF पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो हम SCF निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का हम LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, आपसे बोला गया कि बताओ इनका SCF और LCM निकाल के अगर रखें तो आंसर क्या आएगा। आपसे SCF पूछा गया तो ऊपर वाली संख्याओं का तो SCF निकालो। बताओ जरा जो 14 होता है वो किसके पाड़े में आता है, क्या 330 के पाड़े में 14 आता है, नहीं। क्या 330 के पाड़े में 14 आता है, नहीं। क्या 17 के पाड़े में 14 आता है, नहीं। क्या 7 के पाड़े में 14 आता है, हाँ 7 के पाड़े में 14 आता है, 7 के पाड़े में 42 भी आता है और 7 के पाड़े में 21 भी आता है, तो 7 इनका SCF हो गया। फिर देखो क्या 33 के पाड़े में 330 आता है, हाँ। क्या 55 के पाड़े में 330 आता है, हाँ। क्या 22 के पाड़े में 330 आता है, हाँ। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आंसर एकदम सही हो गया। तो बिना सॉल्व किए भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं वो इसको सॉल्व करके भी मेरे भाई आंसर निकाल सकते हैं। और इसे सॉल्व करने का तरीका आप लोग अगर देखें तो बड़ा ही सिंपल होता है। 2 तरीके से हम लोग SCF निकालते हैं और LCM हम लोग एक साथ पूरा फ्रैक्शन में करके ही निकाल लेते हैं। जैसे मान लो आप LCM निकालोगे तो 33, 55 और 22 एक साथ निकाल दो इनका। पहले भैया 2 से करोगे तो 33 नहीं जाएगा, 55 नहीं जाएगा, 22 का 11 आ जाएगा। फिर भैया 3 से दोगे तो देखो 11 3 33, 55 नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा। फिर भैया 5 से दोगे तो 11 नहीं जाएगा, 11 5 55, 11 नहीं जाएगा। फिर भैया 11 से दे दोगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कट गया। ये कितना आया, 2 3 6, 6 5 30, 30 गुणे 11 330, 330 तो LCM आ गया। अब SCF निकालना है, SCF भैया SCF निकाल लो। SCF किसका निकालना है, 14 का, 42 का, 21 का। 14 को लिख सकते हैं 2 सत्ते 14, 42 को लिख सकते हैं 2 3 6 सत्ते 42, 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। देखो सब में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, पर इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 मिल गया, तो 7 मेरा SCF हो गया। अब अगर इसमें हमसे SCF निकालना है तो हमने क्या पढ़ाया, ऊपर SCF लिख दो, नीचे LCM लिख दो, ये आंसर आ गया। कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर डी। तो बिना करे करने का तरीका ये था कि आप आंसर से चेक कर लो कि नीचे LCM आएगा मतलब बड़ा आएगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, नीचे वाले ये हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी ऊपर 17 आ रहा है, 17 के पहाड़े में तो भैया 14 आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो ये आंसर हो जाएगा, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन इसका करना नहीं है। कई सारी चीज़ें ऐसी जिनमें सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता है और हम लोग करते रहते हैं, हमारा ये एक रूटीन गंदा हो चुका है करने का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिएगा और मैं इसको करने का आपको बड़ा प्यारा तरीका बताऊंगा। जब भी आपको कुछ चीज़ें इस तरीके से दिखाई पड़े a+2 में b, तो याद रखिएगा कि आंसर हमेशा वही होता है जिनका गुणा करने पे b आ जाए और जोड़ने पे a आ जाए। हमेशा वही आंसर होता है जिनका गुणा करने पे b आ जाए, जोड़ने पे a आ जाए। देखो भैया ज़रा ये 2 और 5 इनका गुणा कराओ, 2 गुणे √5, तो ये आ जाएगा 2√5। क्या गुणा करने पे b आ रहा है, क्या गुणा करने पे b आ रहा है, b हमारा कितना दिया है, b हमारा 10 दिया गया है। क्या ये 10 आया, नहीं आया, ये आंसर नहीं हो सकता।
मैंने कहा भैया इसको देख लो, 3 दूनी 6 गुणा कराने पे 6 आएगा क्या? 10 आया? नहीं आया। भैया 6 एकम 6 गुणा कराने पे 6 आया क्या? 10 आया? नहीं आया। ये देखो √2 का गुणा √5 से कराओ, √2 इंटू √5 कराओगे तो √10 आ जाएगा। तो गुणा कराने पे देखो बी आ गया क्या? गुणा कराने पे बी आ गया भैया, हाँ, यानी ये वाला आंसर मेरा हो जाएगा। और जोड़ने पे देखो 2 और 5 7 आ गया क्या? 7 आ रहा, बिल्कुल सही, यानी ये वाला मेरा आंसर एकदम सही हो गया। तो इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। फिर भी अगर आप चाहते हो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, लेकिन शॉर्ट तरीका पहले सीखा करो कि हमें सॉल्यूशन कैसे समझना है जल्दी से, ठीक है। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होता है। आप बोलोगे भैया जो 7 लिखा हुआ है या फिर जो ये लिखा हुआ है इसको हम 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हम भी थोड़ी देर में आपको ये चीज़ें समझा पाएंगे। यहाँ पे 2 इंटू √5 इंटू √2 लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? भैया 10 को लिख सकते हो 5 दूनी 10, और दोनों का स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा और जोड़ने पे फिर 7 आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमको a² + b² + 2 इंटू a इंटू बी दिखने लगा। और ये होता क्या है? ये होता है a + b का होल स्क्वायर। तो भैया देखो ज़रा, ये a², ये b², ये 2, ये a और ये b। तो a ये हो गया, b ये हो गया, मतलब ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। बात आ गई समझ में? जल्दी से बोलेंगे। और हमसे इसका वर्गमूल पूछा गया है तो इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारा आंसर बच जाएगा। ठीक है, वैसे आपको इसकी ज़रूरत कुछ है नहीं, ये आपको ज्ञानी नहीं बनना है। फिर मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट सारे करवा दूंगा, ज्ञानी आपको बिल्कुल नहीं बनना। जो तरीका बताया है बस वो अपना लो कि भैया प्रोडक्ट अगर हम उन दोनों का कराएं जो भी हमें उत्तर दिए जाए अगर हम उनका गुणा करा दें तो हमारा बी आ जाए, और उनको हम जोड़ दें तो हमारा ए आ जाए, यानी वही हमारा आंसर होगा। बात ख़त्म है। ठीक है, नेक्स्ट वन दे रखा है एक वर्ग उसके समबाहु त्रिभुज भुजा को उभयनिष्ठ दिया गया है आकृति का। देखो बड़ा सिंपल प्रश्न है ये, प्रश्न पता नहीं क्यों दे दिया है भगवान जाने। आप बताओ, अगर एक वर्ग है, ये वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, पता है ना आपको? चलिए अच्छी बात है। उसके बाद इसके ऊपर एक त्रिभुज लगा है, वो भी समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर वर्ग की एक भुजा 4/3 है तो ये वाली भी 4/3 होगी, 4/3 होगी, 4/3 होगी। और ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा 4/3 है तो ये भी 4/3 होगी और ये भी 4/3 होगी। आपसे पूछा गया है आकृति का परिमाप बताओ, मतलब जोड़ लो सबको। तो आकृति का परिमाप कैसे हो जाएगा? एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा भैया कि इसकी वाली भुजा 4/3 और ये वाली 4/3, दो 4/3 इसमें छुपी हैं, लेकिन इनका हमें काम नहीं है। तो जब चित्र बना दिया तो उसमें घुस गई है ना अंदर, ये बाहर थोड़ी दिख रही है। अब ये तो आपस में चिपक गए हैं दोनों, ये तो चिपक चुके हैं, इनका हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो देखने में आपको कुछ ऐसा लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे दोनों कैसे थे। ये तो ऐसा सब जुड़ के बन जाएगा ना एक। तो हमें बस भैया जो भी चाहिए ये वाला एरिया चाहिए। जोड़ लो सबको। आप बोलोगे भैया 4/3, 1 2 3 4 5 हैं, यानी 5 × 4/3, 5 चौके 20, 20/3, 20/3 को सॉल्व करो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया तिछंग 18, 20 में से 18 चलेगा, कितने बचे? 2 बचे, 2 ऊपर लिख दो, 3 नीचे लिख दो, 3 ये वाला, 2 बचे ऊपर और 6 ये, 6 सही, 2/3 आंसर होगा ये वाला। कोई समस्या भैया किसी को? आराम से बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये तो, कुछ टफ है ही नहीं इसमें। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी? कोई संख्या 99 से विभाजित होने का मतलब है वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी, वो संख्या 11 से भी विभाजित होगी। 9 से विभाजित होने का मतलब है संख्या के जो सभी अंक हैं, संख्या के जो सभी अंक हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो जोड़ो ज़रा। बोलोगे भैया देखो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 मेरे भाई यहाँ जोड़ोगे 21, और 21 और 7 27 मेरे भाई यहाँ से आ गया, 9 से कट जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ देखो भैया 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और मेरे भाई 8 यहाँ पे, यानी ये मेरे भाई 25 आएगा, ये नहीं कटेगा। मैंने कहा यहाँ देख लो जरा मेरे भाई 1 और 3 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और ये मेरे भाई 25 2 27 आ जाएगा। यहाँ अगर मेरे भाई देखें 1 2
6 3 9 और 9 18, ये 18 आएगा। मतलब एक आंसर कट गया, बाकी सारे कट जा रहे हैं, यानी 9 वाला काम तो मेरा नहीं कर पाया। 9 में तो 3 आंसर सही हो रहे हैं। अब हमें 11 देखना है। 11 में हमने ये सीखा है कि जैसे मान लो A B C D E F, ये एक नंबर दिया, तो हम इनको जोड़ लें, इसको और इसको, फिर इनको जोड़ लें, मतलब एक एक छोड़ के ऑड वाले एक जगह जोड़ लें, इवन प्लेस वाले एक जगह जोड़ लें, फिर दोनों को घटा दें, यानी A + C + E से घटा दें B + D + F को, तो या तो 0 आ जाए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो मैंने कहा करके देख लेते हैं भैया। अगर इसमें इसको जोड़ के देखें भैया, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 में से माइनस कर देंगे 5 2 7 और 0 0, मतलब 7 को, तो कितना आ जाएगा 13। भैया क्या 13 11 से कटता है? बोलोगे नहीं कटेगा, ये वाला भी गलत हो गया। अब मैंने कहा इसको देखना, इस वाले को देख लो भैया। 1 और 5 6, 6 और 9 15, कितना हो गया भैया 15। इससे घटा दो, 3 7 10 और 2 12, भैया 15 में से 12 के 3 बचे। क्या 3 11 से कटता है? नहीं कटता, इसको बता दो। बचा क्या भैया? केवल ये आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार करके, बोलोगे भैया 1 और 4 5, 5 4 9, कितना आया 9। घटाओ 1 3 4, मैंने कुछ गलती कर दी, सॉरी भैया, इसको एक बार देख लेंगे फिर से, शायद कुछ गलती कर दी है। 1 4 5 4 9, 9 में से घटाना है 1 3 4 5 4 9, 9 में से 9 गए 0 बचे। तो मैंने क्या बताया, इनको घटाने पे या तो 0 बचे या तो 11 से कटने वाला बचे, तो 0 बच गया, इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। 9 से काट, देखो 99 से कोई संख्या कटेगी, मतलब 9 1 कम 9, 9 11 99, 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। 9 से कटने के लिए सिंपल सा, सबको जोड़ो 9 से कट जाए। ये वाला नहीं लगा पाए क्योंकि इसमें तो 3 आंसर सही आ रहे थे। दूसरा वाला देखा, 11 से कटने के लिए क्या होता है कि जो इवन प्लेस पे नंबर होते हैं, पहले जो ऑड प्लेस पे नंबर है, फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे या सेवन्थ पे होगा, फिर उसके बाद मेरे भाई जो है 9th पे होगा, फिर 11th पे होगा, उन सबको जोड़ लेंगे। फिर जो इवन प्लेस पे हैं, जैसे ये B हो गया, सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे, 8th पे, 10th पे, उनको जोड़ लेंगे। दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई भी एक मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 11 बच जाए, 22 बच जाए, 33 बच जाए, 44 बच जाए, 55 66 77 88 99 110, कुछ भी बच जाए, वो हमेशा 11 से मल्टीपल होगा। 11 से कटेगा और 9 से भी कटेगा, मतलब वो संख्या 99 से भी कटेगी। तो देखो ये 9 से भी कट रही थी, जोड़ने पे 18 आ गया, और डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो 0 भी आ गया, मतलब 11 से भी कटेगी। तो ये संख्या 11 और 9 यानी 99 से भी कटेगी। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जल्दी से करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे 1 सेकंड का है, डायरेक्ट याद कर लेना। पाई क्या होती है? पाई एक रेशनल नंबर होता है या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट वन जल्दी से, एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि 10 की पावर 3x बराबर 125, तो 10 की पावर -2x का मान बताइए। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है मेरे भाई, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, दिमाग आप लोगों का हिला देगा ये क्वेश्चन। आप बताओगे 10 की पावर 3x बराबर 125 दे रखा है। कभी भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई पड़े जिसके समक्ष पावर लगी होती है, वो एक वेरिएबल यानी एक चर होती है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हम बेस को सेम कर देते हैं, या तो हम आधार को सेम कर देते हैं, और या दूसरा नंबर हम भैया पावर सेम करने की कोशिश करते हैं, पावर को सेम करते हैं। तो देखो आधार सेम करना तो बिल्कुल टफ है। 5 को तुम कभी 10 नहीं बना पाओगे, 10 को तुम कभी 5 नहीं बना पाओगे। 125 और 10 का आपस में कोई रिलेशन ऐसा निकलने वाला नहीं, तो बेस सेम तो नहीं होगा, हमें पावर सेम करनी पड़ेगी। तो भैया 10 की पावर 3x हो गया। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। हम लिख सकते हैं इसे 5 की पावर 3। भैया यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, अगर इसका हम इधर से इधर क्यूब रूट भेजेंगे तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर x बराबर 5। हाँ या ना? बोलोगे भैया ये वाली बात हमने सॉल्व कर ली, लेकिन अब मेरे माइंड में एक चीज़ और आनी चाहिए कि हमें वैल्यू किसकी बतानी है। हमको तो वैल्यू बतानी है 10 की पावर -2x की। मेरे पास 10 की पावर x है, हमें 2x करना है, तो 2 इधर लगाना पड़ेगा, 2 इधर भी लगाना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 10 की पावर -2x बराबर 5 की पावर -2 आ गया।
और अगर कभी किसी की पावर माइनस होती है तो उसे प्लस करने के लिए अपॉन में ले जाते हैं, यानी 1 + 5 की पावर 2, और 1/5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 5 5 जा 25, तो 1/25 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और गजब का क्वेश्चन है। यूपी टेट में इतने बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स भाई मैंने उसको सोचा मैंने कि यार मैं यूपी टेट स्टार्ट करूँगा, पढ़ाऊँगा इस बार से। ये मेरा फर्स्ट वीडियो ही है, फर्स्ट वीडियो ही मेरा इतना बड़ा हो जा रहा है कि मुझे पता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं चैनल पे इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि आदत पड़ चुकी है भाई छोटे वीडियोस देखने की, बस देखा और मूव ऑन कर गए, तो फिर वो वही होता है, आप एग्ज़ाम में भी बैठ के मूव ऑन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, आपसे बोला गया है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 बचता है, भाजक बताइए। देखो ये सबको पता होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि आप करना। इसका आंसर जो है कितना आएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, मैं आपको सिखा भी देता हूँ इसको थोड़ा सा कैसे आपको करना चाहिए। आप एक बात बताओ, 43 बच रहा है शेषफल, अगर इससे 43 को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो 2 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 3016, यानी 16032/167, तो लगभग जो है 90 प्लस वाला जाएगा, यानी आंसर जो है 96 आएगा। ये एक भी आंसर नहीं आएंगे, ठीक है, ये एक भी आंसर नहीं आएंगे। अब सोचिए ज़रा क्यों। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी की जगह बोलूँ तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ये ऐसे भैया मैं सोच लेता, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है तो आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि किसी संख्या में, मैंने कहा एक संख्या दे रखी है 7, मैंने आपसे कहा कि इसमें एक संख्या से भाग दिया जाता है, इसमें एक संख्या से भाग दिया जाता है तो 2 भागफल आता है और 1 शेषफल आता है, 1 शेष आता है, 2 भागफल आता है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि भैया हाँ ये तो मैं कर लूँगा। 1 बच जा रहा है, मतलब अगर ये 1 ना बचे तो ये पूरा संख्या 2 से कट जानी चाहिए थी, तो बोलोगे हाँ, तो मैंने कहा अगर ये 1 ना बचे तो इससे इसे 1 को माइनस कर दो, तो यानी कितना बचेगा 6, और 6 जो है वो 2 से पूरा कट गया होगा, तो 2 से काटा 2 3 6 3 आ गया, तो यानी वो संख्या 3 है। अगर हम साथ में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 तो मेरा भागफल आ जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 1 मेरा बचेगा, 1 शेषफल आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा रिवर्स हो गया। इसी तरीके आप इसमें सोच नहीं पा रहे हो कि इसमें क्या करें, सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, कुछ भी अलग नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वही चीज़ें इसमें भी बोली गई हैं, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। यहाँ पे भी हमसे उसने यही बोला है कि एक संख्या हमें दे रखी है 16,075, इसमें जो 43 शेषफल बच रहा अगर इसको हटा दिया जाए तो ये जो संख्या है ये पूरी 167 से कट जाएगी। तो हमें एक तो चीज़ साफ साफ दिखी कि भैया 7 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, आखिरी में 2 आ जाए तो बोलोगे 7 छंग 42, 6 बार पढ़ेंगे। और यहाँ अगर हम इसको देखें ध्यान से, आप बताओ 16 दामन 160 लगभग जाना चाहिए था, 10 बार देने पे यहाँ हमारा 70 चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 9 बार कम से कम तो देंगे ही मेरे भाई, तो 96 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, जल्दी बोलो भैया। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, कैसे बच जा रहे हैं इतने भाई। प्राइम्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। सिंपल सा याद कर लो कि 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। 50 से छोटी कितनी होती हैं, 15, और 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी होती हैं, 10। सिंपल याद रखो, 1 से 50 तक 15 होती हैं, 50 से 10 तक 100 तक 10 होती हैं, 1 से 50 तक 1 से 100 तक जो है 25 होती हैं। डायरेक्ट याद रखना, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशंस का है, आराम से कर सकते हैं भैया। अगर इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताने वाला ना हुआ तो जल्दी कर लेंगे, अगर बताने वाला लगा तो फिर टाइम लगेगा। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। अरे भाई इसमें बस वही बात है, जब मैं आपको भी इमेजिन करवाना स्टार्ट करूँगा तो आपका ये होगा कि भैया बस बोरिंग लगने लगा, और बोरिंग कन्फर्म लगेगा ही, क्योंकि जिस हिसाब से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तो मैं 100% बोरिंग लगने वाला है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 2 संख्याएँ, बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, ना तो आपको बड़ी संख्या पता ना तो आपको छोटी संख्या पता, आपने माना बड़ी संख्या x है, x है बड़ी वाली और y है छोटी, ठीक है, बड़ी संख्या x और y छोटी है। फिर उसने हमसे क्या बोला,
उसने हमसे कहा कि बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, से 3 ज़्यादा कर दी, ये बराबर कर दो। एक इक्वेशन तो ये बन गई, जो उसने बोला वही किया, कुछ भी अपने मन से नहीं करना है। दूसरा उसने बोला बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, 71 है। जो उसने बोला वही किया, अपने मन से कुछ भी नहीं किया। 2 बातें उसने मुझसे बोली, दोनों बातें मैंने की। भैया हाँ या ना बोलो एक बार ज़रा। बोलो कि बिल्कुल सही बात है भैया, उसने मुझे 2 बातें बताई थी, मैंने दोनों बातें वैसे सेम टू सेम कर दी कि बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। दूसरा बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। ठीक है, अगर आपने योग पर समीकरण सॉल्व किए हैं तो आपको इतना नॉलेज अच्छे से होगा कि अगर मैं इस 5y को उधर से उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा और यहाँ बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बहुत दिन से पढ़ रखा, सबको पता है। इसको सॉल्व करने के होते हैं 3 मेथड। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। चाहो तो आपको मैं तीनों मेथड बता दूं, या फिर अगर आप कोई एक मेथड ही जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। वैसे इसे सॉल्व करने के जो 3 मेथड हैं वो मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ। एक इसकी विधि है भैया विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एक होता है सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन विधि। एक होता है क्रॉस मेथड यानी वज्र गुणनखंड। ठीक है, 3 विधियां कौन सी? विलोपन विधि, विस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। 3 विधियां मुझे इसको सॉल्व करने की भैया मिलती हैं। तीनों विधियों पे बात हम लोग कर लेते हैं। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको जो है समझाना पड़ेगा चीज़ें अच्छे से, या आप चाहो तो मैं बाद में एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ अगर आपको लगे कि नहीं क्लास लंबी हो जाएगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर बताना है कॉन्सेप्ट तो बता ही दूँ, क्यों आपके पास कुछ दिक्कतें रह जाएँ, है कि नहीं। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर साइड में कर दूँगा छोटा करके। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा विलोपन। विलोपन विधि में किसी एक को एक जैसा बना के काट लेते हैं, किसी एक को एक जैसा बना के काट लेते हैं। हमको उसने बोला 2x - 5y बराबर 3 और एक उसने बोला है 4x + 3y बराबर 71। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें 2x मिल रहा है, यहाँ पे हमें 4x मिल रहा है। दोनों को काटने के लिए अगर इसको 4x बना लें तो कट जाएगा। 2x को 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कराना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कराओ तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, -5 दूनी 10y हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब इस एक को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हल कर लो। अगर मैं इस इक्वेशन को घटा दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, निशान बदल जाएंगे माइनस करने पे। 4x प्लस का 4x माइनस का ये कट गया, ये 3y प्लस का ये 10y भी प्लस का हो गया, 3y 10y 13y हो गया। 13y बराबर 71 में से 6 चले गए, बचे 65। तो भैया y बराबर कितना आ जाएगा? 65। ये 13 गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में, 13 × 5 = 65। y का मान आ गया 5। y का मान अगर 5 आ गया तो y हमने मानी थी छोटी संख्या, तो उसने हमसे वो संख्याएं पूछी तो उसमें से एक 5 होनी चाहिए। देखो यहाँ 17 और 1 है, ये नहीं होगी। यहाँ 11 और 9 है, नहीं होगी। यहाँ 43 और 8 है, नहीं होगी। यहाँ पे केवल ये 5 दिया तो ये आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा ना भी देखे तब भी कर सकते थे। फिर भी दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे? देखो यहाँ लिख दो भैया, ये दिया गया था 2x - 5y बराबर 3। तो यहाँ से 2x बराबर 3 + 5y हो जाएगा, माइनस का 5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। बोलोगे 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 5 गुणे y का मान कितना आ गया है? 5। तो यहाँ y की जगह 5 लिख देंगे। 5 × 25, 25 × 3 = 28। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 28। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 28 को भैया 2 से काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 14। तो 14 और 5 मेरे भाई क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तो था विलोपन विधि, दोनों में एक को सेम किया और काट दिया, कोई समस्या। अब अगर हम बात करें दूसरी विधि की, जिसका नाम है मेरे भाई विस्थापन विधि। बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। और जो नहीं हटाना चाह रहा था वो नहीं हटा, बच गया। देखिएगा, दूसरी विधि का नाम है विस्थापन विधि।
विस्थापन का मतलब होता है जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह एक दूसरा प्लेयर खेलता है, इसी प्रकार यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन को किसी एक टर्म में बदल लेते हैं, या तो पूरा का पूरा वाई में देख लेते हैं या तो पूरे के पूरे को एक्स में लिख लेते हैं। मैंने कहा बड़ा सिंपल है भाई, करके देखते हैं। मैंने ये देखा कि 2x माइनस 5y बराबर 3, दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस 3y बराबर 71। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखूँ मेरे भाई तो आप बोलोगे इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर इस माइनस 5y को इधर से उठा के दूसरे साइड ले जाऊँगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। जल्दी से बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ ठीक है अच्छी बात है कर लेंगे भैया। दूसरे नंबर पे अगर मैं इस 4x की जगह रिप्लेस करना चाहूँ किसी चीज़ को तो हमें यहाँ पे इस 4x के बराबर ही कोई चीज़ चाहिए होगी जिसको हम यहाँ पे रख दें। तो आप बोलोगे इस 2x को 4x करने के लिए इधर भी 2 से इंटू करा दो, इधर भी 2 से इंटू करा दो, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x। यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 10y। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से अगर हम 4x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं तो कितना आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे भैया केवल x रखा जाता है विस्थापन विधि में, भाई आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है अगर आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हो, कोई गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया हम डायरेक्ट 4x की जगह लिख सकते हैं 6 प्लस 10y, यानी 6 प्लस 10y और प्लस 3y बराबर 71। क्यों भैया ये लिख दिया, क्योंकि 4x के इक्वावेलेंट मेरे पास एक वैल्यू है और अगर कोई वैल्यू उसके इक्वावेलेंट है तो वो उसको रिप्लेस कर सकती है। बोलो जल्दी से, बोलोगे भैया 10y और 3y जोड़ोगे तो 13y हो गया। इधर मेरे भाई ये 71 लिखा था, 71 में ये -6 इधर हो जाएगा जाके, इधर +6 तो इधर -6 हो गया, बराबर 65 बचा। और 13y बराबर 65 है तो y बराबर 13 × 5 = 65, 5 आ गया और x बराबर 14, यानी फिर से वही तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को जिसमें आती है वो वाली विधि मेरे भाई देखना, ये तो विस्थापन हो गए जिसमें एक की जगह दूसरे को उठा कर रख के कर सकते थे। सबसे पहले आपको मैंने बताई कौन सी, विलोपन, जिसमें हम किसी एक को सेम करके काट देंगे घटा के। दूसरी मैंने आपको बताई विस्थापन, जिसमें एक की जगह दूसरे को इक्विवेलेंट करके रख करके एक ही में पूरी इक्वेशन बना लेंगे। तीसरी वज्र गुणनखंड विधि बड़ी ही कॉमन लगती है सुनने में, पर बड़ी ही भैया डरावनी और ख़तरनाक विधियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। होता क्या है इसमें, हम लिखते हैं मेरे भाई सबसे पहले x का टर्म, याद रखिएगा ये हमारी वज्र गुणनखंड विधि है, वज्र गुणनखंड विधि। आई होप इससे बेटर क्लास आपको इससे पहले कहीं मिली होगी, नहीं मिली होगी। तो आप देखो इसमें इक्वेशन को कैसे बनाना है, सबसे पहले तो ये सीखो, जो भी इक्वेशन लिखी उसे मैं ऐसे लिखना होगा 4x प्लस 3y माइनस 71 बराबर 0, यानी सारे के सारे टर्म एक साइड होने चाहिए, दूसरे साइड होना चाहिए 0। अब इसकी कंपेयरिंग हमें किससे करानी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इनसे हमें इनको कंपेयर कराना है और इनसे कंपेयर कराने के बाद मेरे भाई याद रखिएगा हमारा जो समीकरण होता है वज्र गुणनखंड का वो क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये मेरी इक्वेशन होती है सॉल्यूशन की। तो अगर आप चाहो तो ये मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ आप चाहो तो इसे भी लेफ़्ट भी कर सकते हैं, बाद में मैं आपको बता दूंगा, इसमें टाइम आपको लग सकता है। 71 की वैल्यू दे रखी है क्योंकि, ठीक है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं आपको अलग से अगर आप कमेंट बताओगे तो इसके लिए मैं आपके पर्सनल विस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि यानी पूरे एक तरीके से इक्वेशन का एक क्लास आपको मैं करवा दूंगा छोटी सी, ठीक है, जिसमें आपके रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आपसे बोला गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। भैया वर्ग का क्षेत्रफल a² जो है वो बराबर है l इंटू बी यानी आयत के क्षेत्रफल के, ये उसने हमसे बोला है। उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बताओ, कुछ नहीं रख दो। वर्ग का a 8 दे रखा तो 8 का स्क्वायर बराबर l मुझे कितना दे रखा है, बोलोगे भैया आयत का क्षेत्रफल वो बराबर है, लंबाई 16 है, l 16 है, चौड़ाई नहीं पता, b को b लिख दो। 8 का स्क्वायर 88 64 होता है बराबर 16 गुणे b। 16 में किसका गुणा कराएं कि 64 आ जाए, 16 चौके 64, b बराबर 4 आ गया मेरे भाई, बात खत्म हो गई। या फिर 16 से डायरेक्ट 64 को काट दो, 16 चौके 64, तब भी b बराबर 4 आ गया। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों को इक्वल करो और बस एक का मान
निकाल लो, जल्दी से बोलेंगे एक बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ या ना? कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए, वही मेन है। सॉल्यूशन तो सब करवा रहे हैं, वो थोड़ी करना है। चलिए नेक्स्ट वन, जल्दी से आइए भाई मेरे, जल्दी से आइए भाई मेरे, जल्दी से आइए। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा क्वेश्चन को यहाँ पे। देखिएगा, a/3 b/4 c/7 है, तो a + b + c/c का मान बताना है, क्या होगा भैया? बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो याद रखिएगा अगर a/b के भी बटे और c के भी बटे, सबके बटे में ही नंबर लिखें और सारे आपस में बराबर हैं, तो ये जस्ट नीचे वाले इसी के नंबर होते हैं, a3 b4 और c7। आप ये डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अच्छा क्यों लिख सकते हो डायरेक्ट? अगर ये किसी के माइंड में आता है तो ज़रा सीखना, बस सीखने वाली बात आपकी यही है कि हम बराबर में भैया क्यों लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको a/3 बराबर b/4 दिया गया है, तो आप आराम से बोलोगे कि भैया b को यहाँ ले आएंगे, 3 को यहाँ ले चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 को यहाँ ले जाएँ और मेरे भाई इस b को यहाँ ले आएँ, तो क्या ये चीज़ें देखने में कुछ ऐसी नहीं लगने लगेंगी? बोलोगे हाँ, यानी यहाँ पे हमें जो a दिया था उसके सामने वो, और जो b दिया उसके सामने क्या, ये देख लेंगे। a के सामने 3 और b के सामने 4, यानी जो नीचे लिखा था वो रियल में उसी की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे हमें a + b + c, यानी a का मान कितना दे रखा है भैया? 3, b का 4, c का 7, 3 4 7 7 14 है, ऊपर तो 14 हो गया सबको जोड़ने पे, बटे में c लिखना है। c कितना है? 7 है, 7 से काटो 14 को, 7 दूनी 14, 2 आंसर आ गया, ये आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं करना था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अलग वे में ले जाते हो, क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन कर देते हो, तो आपकी ज़िंदगी जो है जानू बनने से कोई रोक नहीं सकता है भैया, फिक्स है वो होना। ये होप्स आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं भैया हम लोग। चलिए ऐसे कैलेंडर का मैं आपको कॉन्सेप्ट भैया बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इस क्लास में, आप मान के चलो आधे से 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट मुझे उस चैप्टर के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल तरीका समझाता हूँ, पहले आप उतना सा सीख लो। अगर आप अभी उतना सा सीख लोगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप बना पाओगे। लेकिन हाँ, कैलेंडर में स्पेसिफिक आपको भाई अलग से ही पूरा चैप्टर पढ़ा पाऊँगा, वैसे इस क्लास में नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी सेम तारीख से अगले साल की सेम तारीख तक अगर हम जाते हैं और लीप वर्ष बीच में नहीं पड़ता है, यानी लीप वर्ष का वो लीप मंथ बीच में नहीं पड़ता है, फरवरी नहीं पड़ता है, तो केवल 1 दिन की ही बढ़ोतरी होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक केवल 1 दिन बढ़ेगा, तो आप जैसे बोल सकते हो कि 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 को केवल 1 दिन बढ़ेगा, मतलब अभी शनिवार था तो रविवार होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि हमें यहाँ पे ऑड डे कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? ऑड डे कॉन्सेप्ट। ऑड डे कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वह दिन जो 7 दिनों के सप्ताह के बाहर भागते हैं, 7 दिनों के सप्ताह के बाहर चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज हम उन्हें बोलते हैं जो 7 दिन के सप्ताह के बाहर चले जाते हैं। अब बताओ 1992 मेरे भाई एक लीप ईयर है, कैसे पता चला? 92 में 4 से डिवाइड करो, चला जाएगा। तो अगर कोई ईयर का लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर होता है। बात समझ में आ गई हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे, बोलोगे भैया बिल्कुल सही बात है, ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिन की होगी। हाँ, ये वाली बात भी एकदम सही है भैया। अब एक बात बताओ, अगर 5 जनवरी को रविवार है तो जनवरी के भी कितने दिन और बाकी बचे? बोलोगे भैया जनवरी के अभी 26 दिन और बाकी बचे, क्योंकि कितने दिन की जनवरी होती है? जनवरी तो मेरे भाई 31 दिन की थी, 5 तो हो चुके हैं, लेकिन 26 दिन अभी भी बाकी। हमें जाना है 3 मार्च तक, तो भैया 3 मार्च के लिए हमें 26 दिन तो जनवरी के भी चलने पड़ेंगे, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर बोलोगे भैया 29 डेज़ हमको फरवरी के जाने पड़ेंगे, फरवरी के ये जनवरी के बचे वाले, और हमको मार्च में कितने दिन जाने पड़ेंगे? 3 डेज़ हमको मार्च में भी जाने पड़ेंगे।
अरे भाई मेरे प्यारे भाई जल्दी से बोल एक बार। 3 मार्च तक अगर हमें जाना है 5 जनवरी से, तो 26 डेज़ तो अभी हमारे जनवरी के बाकी हैं, फिर 29 डेज़ हमारे फरवरी के बाकी हैं, फिर 3 डेज़ हमें मार्च में चलने हैं, तभी तो हम 3 मार्च तक पहुँचेंगे। बोलोगे हाँ। अब एक बात बताओ, अगर 26 जनवरी में 26 दिन बाकी हैं तो सप्ताह कितने निकल जाएंगे? मतलब 7 से इसमें डिवाइड करो, 7 तिरका 21, 3 तो सप्ताह निकल जाएंगे, बचेंगे कितने दिन? 5 दिन। ये जो 5 दिन बचे हैं इन्हीं को हम ऑड डे बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा दिन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा दिन। आप बोलोगे भैया देखो 29 दिन फरवरी में थे, अगर हम फरवरी में सप्ताह निकालें, 7 दिन का एक सप्ताह, 7 दिन का एक, 7 दिन का एक, 7 दिन का एक, यानी 28 दिन के 4 सप्ताह निकाल दो, एक दिन इसमें बच जाएगा ज़्यादा। फिर मैंने कहा 3 मार्च, मार्च में तो 3 दिन है, इसका तो कोई सप्ताह नहीं बन रहा, ये 3 दिन ये ज़्यादा बच गए। तो मेरे भाई 5 दिन ये, 1 दिन ये 6 और 3 ये 9, यानी 9 दिन ज़्यादा बच रहे हैं। लेकिन 9 दिन में मेरे भाई 7 दिन का एक सप्ताह तो भी और निकल सकता है, यानी 2 दिन केवल ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा बचेंगे। तो रविवार के बाद भैया 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो रविवार के बाद 2 दिन जोड़ देंगे और 3 मार्च की हमें दिन पता चल जाएगा कि कौन सा पड़ेगा। आप बोलोगे भैया रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा मंगलवार। आप चाहना तो इसके बाद भैया फ़ोन में देख लेना एक बार कि 5 जनवरी 1991 को शनिवार है, 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन है, तो भैया हम आराम से बोल देंगे कि इस दिन पड़ेगा मंगलवार, यानी ट्यूसडे। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, अगर आप मुझे 40 मिनट का समय देंगे, 40 मिनट में मैं आपको कैलेंडर का मेरे भाई बादशाह बना दूंगा। बादशाह का मतलब आप ये मान लो कि मैं आपको जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। 2017 से लेकर के 2026 तक के कैलेंडर आपको ऐसे रटवा दूंगा, डेट बोला जाए, दिन बोला जाए, आप 3 सेकंड 5 सेकंड में मन में बता दोगे कि ये दिन पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो 40 मिनट का सेशन मैं आपको उसका करवा दूंगा, पर अभी मत कहिएगा कि अभी करवा दोगे, अभी पता है आपको। देखिए ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, हल करना है, बिल्कुल सिंपल है, माइनस लगी है, पावर ऊपर करो, पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से ही करना है। नेक्स्ट वन जल्दी से आ जाओ। लिखा है एक त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके लिए संभव भुजाएं कौन सी हैं? देखो त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं, मेरे भाई आपको एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करता हूँ। त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं जोड़ो, अगर आप जोड़ो तो हमेशा बड़ी होगी तीसरी भुजा से, और कोई भी 2 भुजाओं का जो अंतर होगा वो हमेशा छोटा होगा थर्ड भुजा से। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका कि कोई भी 2 साइड को जोड़ने पे हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, तीसरी साइड हमेशा उससे बड़ी बननी चाहिए, और 2 के बीच का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा बनना चाहिए। ये अगर कॉन्सेप्ट बनता तब तो ठीक है, वरना मेरे भाई कॉन्सेप्ट ये काम नहीं करेगा। तो आप इसमें देखना एक बार जोड़ के कि कौन सी 2 भुजाएं जोड़ने पे तीसरी भुजा से बड़ी बन रही है, कौन सी 2 भुजाएं घटाने पे तीसरी भुजा से छोटी बन रही है। मेरे भाई ये वाला आप खुद ही चेक कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ ये सारी लेंथ दे रखी है, लेंथ चेक कर लेना जल्दी जल्दी, ये सारी लेंथ देख लो। देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग बनेगा, 12 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, इससे बड़ा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 पॉइंट इससे बड़ा बनेगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 इससे बड़ा बनेगा। तो ये वाला बात तो पूरी कर रहा है, यानी बड़ा तो सब में बन रहा है। आप घटा के एक बार देख लो, अगर मैं इससे इसको घटाऊंगा तो 1 समथिंग 1 बचेगा, इससे बड़ा है। इन दोनों घटाऊंगा तो 1 बचेगा, उससे ये बड़ा है। इन दोनों घटाऊंगा तो 2 बचेगा, उससे ये बड़ा है। तो यानी यही वाला आंसर एकदम सही है। इसमें देखो mm में दिया, हटाओ इसको तो बात ही खत्म। इसको देखो, इन दोनों को जोड़ोगे 12 आ जाएगा, बड़ा बनेगा। पर अगर हम देखो इससे इसको घटा दें, अगर हम इससे इसको घटा दें, इस वाले से इसको, तो आंसर जो बचेगा लगभग 6 या 5 के पास ही बच जाएगा, इससे बड़ा बच जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लो जरा एक बार, अगर हम 3 से 3 घटाएंगे 0 बच जाएगा, 0 कभी बचना नहीं चाहिए था मेरे भाई, ठीक है। नहीं 0 बच सकता है समबाहु त्रिभुज के लिए, लेकिन कंडीशन फॉलो देखो करेगा। अगर मैं इससे इसको घटाऊंगा तो 3 आएगा, इनके बीच का अंतर 6 और 3 के बीच का अंतर तो 3 आएगा, तो ये तीसरी भुजा से कहाँ छोटा हुआ है, तो बराबर आ गया। ये नहीं हो सकता। आप ये मानो कि 2 भुजाओं का जो अंतर आएगा वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा आएगा, तीसरी भुजा से छोटा आएगा, और 2 भुजाओं का जो योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा बताने वाला तो मैं बता दूंगा, बाकी ये सिंपल कॉन्सेप्ट है तो आप खुद ही देख सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको करने का कोई मेरे हिसाब से वो नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा हार्ड किया जाए। 3 की घात अंडर रूट का मतलब है 3 की करनी 1/2, 4 का क्यूब रूट का मतलब है 4 की घात 1/3, 5 की घात 4 करने का मतलब है 5 की घात 1/4। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि
कि जो भी इनके हर लिखे हैं उनका एलसीएम ले लो, यानी इस 2 का, इस 3 का और इस 4 का एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम करोगे 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो भैया सब में 12 से गुणा करा दो, सब में 12 से गुणा करा दो। आप बोलोगे इसको काटोगे तो 2 छंग 12, इसको काटोगे 3 चौके 12, इसको काटोगे 4 तेई 12। तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 6, ये हो जाएगा 4 की घात 4 और ये हो जाएगा 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, 4 की घात 4 का मतलब होता है 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, ठीक है। और 3 की घात 6 का मतलब कितना होता है, यानी 9 की घात 3 729 कर लेते हैं एक बार। 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 21 3 243 3 729। तो भैया सबसे बड़ा कौन सा है? 729 है। अब आरोही क्रम में लिखना, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 125, यानी क्यूब रूट ऑफ 5। फिर उससे बड़ा ये वाला है 256, फिर 729। तो ये 256 को क्या लिखा गया था? 256 का क्यूब रूट ऑफ 4। और इसको क्या लिखा गया था? 729 को अंडर रूट 3। ये मेरे भाई आंसर हो गया। यही बी वाला ऑप्शन एकदम सही लिखा है। सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है। आई होप सो आपको मज़ा आई होगी क्लास में। इसी के साथ में पूरे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे, सारे क्वेश्चन लाजवाब थे। सारे क्वेश्चन के साथ आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ज़्यादा जितना हो सकता था मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। जो कुछ चीज़ें बची हैं वो मैं आगे वाली क्लास में करवा दूंगा। अगर आपको पर्सनली कोई चैप्टर में डाउट है, कुछ चैप्टर के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो आप मुझे बता सकते हैं। बस मेरा इतना मानना है कि बाकी आप इतने भी यूट्यूब चैनल देखेंगे आपको इस तरीके का कहीं पर भी कंटेंट मिलने वाला नहीं है। बड़े चैनल मिल जाएंगे मुझसे, कई सारे चैनल हैं जो मेरे चैनल से भाई कई गुना बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कंटेंट के मामले में अगर आप बात करोगे तो फिर मुझे अपने उसमें रहता है कि हाँ बढ़िया चैनल है मेरा और अच्छा कंटेंट है, इसमें बेहतरीन तरीके से समझाई गई हैं चीज़ें, बढ़िया तरीके से आपको बताई गई हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए युगपत समीकरण ज़रूर आपके लिए ले आऊँगा। आपको बनाना पड़े, इक्वेशन बनाना आपको आ जाए कि कोई इसका 2 गुना है, इसका आधा है, इससे इतना ज़्यादा है, इससे इतना कम है, इक्वेशन कैसे बनेगी, तो यह मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ में। और अगर आपको इसको अच्छे से शेयर करेंगे, बढ़िया इसमें जो सपोर्ट दिखाएंगे, मेरी मेहनत अगर मुझे रंग लाती दिखेगी तो फिर मैं इसमें और भी मेहनत करूँगा और अच्छा कंटेंट लाऊंगा और अच्छे तरीके से पीपीटी बनाऊंगा और आपके लिए मेरे भाई और बढ़िया सोल्यूशन लेकर भी आऊँगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।